अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ हल्के बादलों से हो रहा है। हल्के बादलों से तो हो रहा है। वो कल बारिश भी हुई, कुछ आंधी वाला सिलसिला भी था बिल्कुल, और आज भी कुछ बारिश का इम्कान जो है वो यहाँ पर शहरे इक़्तिदार में मौजूद है। 26 तारीख तक। और आंधियाँ तो वैसे ही इधर बड़ी आ रही है, हैं। तो होता ही है। इस नॉर्मल बातें हैं, ये नॉर्मल बातें हैं। कोई यूनिक बात करें, कोई नई बात करें जिससे लोग कहें अरे वाह वाह वाह, ये तो हमें पता ही नहीं था। बड़ा अरसा दरअसल अमन सुकून था ना, बड़े अरसे तक वो 80-90 की दहाई वाला मामला चला नहीं, तो इसलिए बस अब जब बड़े अरसे बाद आया है तो लगता है कि भाई ये तो दोबारा हम कहीं रिवर्स गियर लगाया हुआ है। हम रिवर्स गियर होता है, बहुत सारे कौमों की ज़िंदगी में रिवर्स गियर होता है। बहरहाल मैं आपको शेख सादी की एक बात बताता हूँ। अच्छा, शेख सादी जो है वो फरमाते हैं कि भाई कुछ सूफी बुजुर्ग थे, उन्होंने क्या किया कि उन्हें ज़रूरत पड़ी किसी चीज़ की, तो उन्होंने जाकर उधार लिया एक बनिए से। अच्छा, अब जी उधार को वापस करने का जब वक्त आया तो उन सूफियों के पास तो माल कुछ था नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई ज़रा थोड़ा सा हमें मोहलत और दे दी जाए। तो बनिए ने कहा अच्छा ठीक है भाई, चलो कुछ मोहलत दे देता हूँ। वो मोहलत ख़त्म होने लगी तो फिर सूफियों का मामला वही था कि जी उनके पास कुछ माल नहीं था। वो फिर गए बनिए के पास, बनिए से कहा कि फिर मोहलत दो। अब बनिए ने कहा कि ये तो नहीं चलेगा, ऐसा तो नहीं होता भाई, ये तो हमारा काम है। आ जाते हो तो उसने उन्हें जो है वो खरी खरी सुना दी। उसके बाद जो था वो मामला कुछ यूँ हुआ कि वो सूफ़ी बेचारे इधर उधर छुपते फिरते थे। वो जो बनिया था वो जहाँ उन्हें देखता था उन्हें सुनाता था। अब सूफियों के पास कोई चारा ही ना था कि वो सिवाय उसकी बातें सुनने के और क्या कर सकते थे। तो जब उनका सामना होता था वो उसकी बेचारे की मतलब बातें सुनते थे और मुँह छुपाते हुए यहाँ वहाँ हो जाते थे। अब ये जब सिलसिला बढ़ गया, पैसे देने के लिए है नहीं, वो बेचारा जो है वो बातें सुना रहा है उनको रोज़ाना की बुनियाद पर। इन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। वो गए एक दानिश्वर के पास, एक दानिशमंद शख्स के पास जो वहीं पर रहता था। उससे कहा कि भाई ये मसला है, अब बताइए इस मसले का हल क्या किया जाए। तो उस दानिशमंद ने कहा कि देखो, जिस तरह तुम ये चाहते हो कि वो बनिया अपनी ज़ुबान पर काबू रखे, बिल्कुल वैसे ही तुम्हें असल में अपनी ख्वाहिशों पर काबू रखना चाहिए था। जो तुम्हारी ख्वाहिशें थी, तुमने उन ख्वाहिशों की तकमील के लिए उससे कर्ज लिया, उससे उधार लिया। वो ख्वाहिशें अगर तुम उस वक्त कंट्रोल कर लेते तो ना होती उधारी की प्रॉब्लम और ना वापसी का होता मसला। तो ख्वाहिशों को कंट्रोल करना सीखें, वरना ख्वाहिशें हमें कंट्रोल कर लेंगी और फिर मामला बढ़ जाता है। बिल्कुल, कैसा सही बात है। बिल्कुल, मैं तो सही बातें ही करता हूँ। मैं कौन सा कोई इस प्रोग्राम में आज तक मैंने कोई ऐसी वैसी बात की है? और क्या जी बिल्कुल। अब देखें, मैं जो अब आपको बताने वाला हूँ वो एक और ऐसी चीज़ है कि जिसको आप कहेंगे इसमें तो 100% सदाकत है। वो क्या? 60 सेकंड न्यूज़। बिल्कुल, आपको भी दिखाते हैं, आप भी कहिए कि इसमें 100% सदाकत है। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने अवाम से मालूमात की फराहमी के लिए पब्लिक नोटिस जारी कर दिया। जिसके पास भी ज़ेरे तफ्तीश ऑडियो लीक्स से मुताल्लिक मालूमात हों, कमीशन को फराहम करे। इस्लामाबाद पुलिस का साबिक वफाकी वज़ीर उमर अयूब के घर पर रात गए छापा। उमर अयूब घर पर नहीं मिले। शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार, पार्टी न छोड़ने का ऐलान। शीरी मज़ारी और फयाजुल हसन चौहान का PTI छोड़ने का ऐलान। फयाज चौहान के इल्ज़ामात के सबूत मिल गए तो PTI पर पाबंदी लग सकती है, खुर्रम दस्तगीर। सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा, फैसल वावडा का इल्ज़ाम। पाकिस्तान में सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं, कानून का इतलाक सब पर होना चाहिए, अमरीकी महकमा खारजा। एशिया कप क्रिकेट, भारतीय बोर्ड पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर, टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलने पर रजामंद। कनाडा के जंगलात में गुज़श्ता कई हफ्तों से लगने वाली आग पर बिलाखिर बारिश बरस ही गई, अब तक 10,000 अफराद बेघर हुए हैं। और भारत की इस्लाम मुखालिफ फिल्म द केरला स्टोरी की बरतानिया में नुमाइश के दौरान हिंदू शायकीन और मुसलमान मुजाहिरीन आपस में भिड़ गए। ये तो था जी 60 सेकंड्स में वो खबरें जो दुनिया भर से आपके लिए इकट्ठी हुई, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। अब आपको ज़रा लेकर चलते हैं हम खबरों की तरफ मजीद, जो कि हमारी आज की ट्रेंडिंग स्टोरीज हैं। ट्रेंडिंग। आप ऑफिस किस तरह आए हैं आज, कैसे? मैं आया हूँ जी, जो मेरी सवारी है बादे बहारी। अच्छा, यानी कि गाड़ी। अच्छा, गाड़ी पे आए। हाँ। तो जब गाड़ी कभी नहीं होती अवेलेबल तो फिर कैसे आते हैं? फिर ये जो राइडिंग सर्विसेज हैं उनसे,
राइडिंग ये कर- सर्विसेज हैं। हाँ। तो अगर राइडिंग सर्विस आपको ज़मीन के बजाय किसी और मीडियम से लेके आए तो मतलब किस तरह लेकर आएगी? टेलीपोर्टेशन करके लेकर नहीं, आएगी नहीं, क्या? ये मतलब- जमीन से ही लेकर आएगी और क्या होगा? सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, कोई भी गाड़ी नहीं, लेगी, अगर कोई सड़क टैक्सी ना हो, वगैरह। सड़क के अलावा कोई सड़क और- कहाँ से नहीं होगी? कैसी बातें कर रही? क्या हो गया शिफा? सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया आपने? क्या देखें, सड़क ये मानते सड़क क्यों नहीं हैं। होगी? सड़क के अलावा कोई और सड़क होगी, मतलब जमीनी सड़क नहीं होगी कोई। क्या हो गया? क्या उड़ के आऊंगा मैं? क्या हो गया? हाँ, अगर परियां लेकर अगर उड़ आएंगी के आए- मुझे? नहीं, परियां तो नहीं होंगी ना, आप भी फौरन परियों पे आ गए हैं। परियां नहीं होंगी, लेकिन अगर ऊपर उड़ के आने का मामला हो जाए, क्या पैराशूट में, हेलीकॉप्टर में, कैसे कैसे जरा समझाएं ये इसका मुद्दा। एयर कैब हो सकती है, एयर टैक्सी। ये कुछ साइंस फिक्शन फिल्में आपने देखी होंगी रात में। सुने आप, सुने जी। हमने ऐसी कई साइंस फिक्शन फिल्में देखी हैं कि जिसमें गाड़ियां जो हैं वो सड़कों के बजाय हवाओं में उड़ रही होती हैं। हाँ। वो यूएफओज आ रहे होते हैं, उन यूएफओज में लोग आराम से टिकट खरीद खरीद के बैठ रहे होते हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। अच्छा, जदीद टेक्नोलॉजी की जो हम देखें तो जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत अब ये सारी चीज़ें हकीकत बन गई हैं। और जब मैं कहूँ कि कोई चीज़ उड़ के आएगी आपको लेकर ऑफिस, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान में भी इस किस्म की डेवलपमेंट्स जो हैं देखी जा रही हैं, और पाकिस्तान अब उन ममालिक में शामिल हो गया है जहां उड़ने वाली टैक्सियों का सिलसिला शुरू हो रहा है। अच्छा, उड़ने वाली टैक्सियां। हाँ, उड़ने वाली टैक्सियां, और कराची से इनका आगाज हो रहा है। कराची में कराची में अक्सर ना पुलों के नीचे, अक्सर पुलों के नीचे लोग बैठे हुए होते हैं, वो जहाज बना रहे होते हैं। कौन सा जहाज? बस छोड़ दें इसको, ये कराची वाले समझ जाएंगे। आप बताएं क्या है कराची में, क्या हुआ है? बिल्कुल, कराची में हुआ ये है कि जो जहां एयरपोर्ट है ना, उस एयरपोर्ट के करीब सिविल एविएशन का दफ्तर है, ठीक और है, उधर दफ्तर में ये मुआहिदा जो है वो उस पर दस्तखत हुए हैं। इस मुनफरिद टैक्सी सर्विस की एक ऐप जो है उसके जरिए बुकिंग कराई जा सकेगी। छोटे से एयरक्राफ्ट जैसी ये टैक्सी होगी, एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी, और ये बेसिकली 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफ़र कर सकेगी हवा अच्छा। में, और 2000 किलोमीटर की रेंज में ये काम करेगी। और इब्तिदा में 8 फ़ज़ाई टैक्सियाँ जो हैं वो मुतारिफ कराई जाएंगी। बड़ा ज़ाहिर है महंगा होगा ये सफ़र, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कराया- ऐसे हल्का थोड़ी, वो 55 रुपए वाला मामला थोड़ी होगा। फवाद चौधरी जो साहब, फवाद चौधरी साहब ने कहा था हेलीकॉप्टर 55 रुपए में, ये नहीं होगा, ये महंगा होगा। अच्छा, इसका जो किराया है वो चार्टर्ड तैयारे से बहुत कम होगा। मतलब वो वाला सिलसिला नहीं है कि आपने पूरा तैयारा चार्टर्ड कर लिया। इसके जरिए गवादर से कराची का सफ़र सिर्फ 3 घंटे का रह जाएगा। और अच्छी खासी ये जो सर्विस है आपको फराहम होगी। गवादर से आप बाय रोड अगर कराची से गवादर जा रहे हैं 6 घंटे नहीं नहीं, वो माड़ीपुर रोड में अगर हम ना फंसते तो हम कितनी जो जल्दी पहुंचते, ये मुझे आप बताएं। वो तो काफी फंसे थे हम, लंबा ही फंस गए थे। अच्छा खासा ही फंस गए थे, और बस हम फंस ही गए थे। जी, और जी, हमें तो पूरा लग रहा था इम्कान के हमारी सुबह भी वही हो जाएगी, लेकिन ऐसा चूंकि ना हुआ और हम अगले दिन सुबह गवादर पहुंचे थे। लेकिन वैसे कराची टू गवादर अगर ये आप इधर उधर ना फंसे ट्रैफिक में, तो वो कितना लंबा सफर होगा? तकरीबन जो है ये आता है कोई तकरीबन 8 से 10 घंटे के दरमियान का मामला अच्छा होता है। खासा लंबा। जी, तो अब ये 3 घंटे में हो जाएगा तो अच्छा है, लेकिन ये महंगी महंगी चीज़ें। आप मुझे इस तरह की आइडिया मत दिया करें मुझे। आप मुझे कल कह रही थी लाख रुपए का बर्गर खा लो, करोड़ रुपए की क्या वो स्पेस की शादी कर नहीं, मैंने कभी नहीं कहा ये इनको। मैंने ये मशवरा भाई कभी नहीं दिया कि शादी कर लो, वादी कर लो। करोड़ रुपए का मशवरा था। हाँ, बस करोड़ों का मशवरा था। अब उसमें वो शादी करे या वो जो भी करे, इसमें वो अपना जाती फैसला खुद करते हैं। आज आप ये टैक्सी ले आई हैं कि टैक्सी में बैठ जाओ, उड़ने वाली टैक्सी में। भाई मेहनत करके रोजाना ये काम करके रोजाना की तनख्वाह हम जमा करते हैं। उस तनख्वाह को जमा करने के बाद मुख्तलिफ चीज़ों पे खर्च करना होता है, और 5 तारीख के बाद आखिरी तारीखें शुरू हो जाती हैं। हाँ, तो बाकी जो 25 दिन गुजारने होते हैं हमने, बड़ा मुश्किल मामला है ये। आजकल बहुत महंगाई है, प्लीज ऐसी में लग्जरी। लेकिन चलो देख लेंगे, अगर शुरू हुई तो कुछ ट्राई तो करेंगे। हाँ बिल्कुल, शुरू ही हो सकता है। कोई प्रमोशनल राइड्स हो सकता है। कराची में जो बसें चलती थी ना, जो कोचें चलती थी, जब यूनिवर्सिटी जाते थे उसके अंदर बैठ के, वो भी उड़ती थी। और ऐसा उड़ती थी, कभी कभी बहुत खतरनाक उड़ती थी, और कभी कभी ऐसा होता था कि बस वो जब उड़ाता था तो हम परेशान होते थे कि यार ये आज किसी को अल्लाह ना करे मार देगा। और बहुत सारे एक्सीडेंट होते हुए देखे हमने, लेकिन उसका एक एडवेंचर था। तो अच्छा, एडवेंचर की मैं आपको बात बताऊं, ये जो आपने सुना है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सुना है। ये वैसे बदलते रहते हैं हर वक्त, हर नहीं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड तो हमेशा से सेम ही है। नहीं, मतलब उसमें इजाफा और चीजों का भी होता रहता है। 7 है ना, तो 7 भी हमेशा वही है। इजाफा कहाँ से आ गया? क्या मैंने कोई खबर पढ़ी थी एक्चुअली, जिसमें कि मैंने ये देखा था कि एक आदि ऐसी चीज है जिसको कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जिसने डिक्लेयर करा दिया या कर दिया, या यूएन जो है उसके बारे में सोच रहा है। बेसिक जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, वो तो पुराने बने हैं, वो पुराने हैं जी, बिल्कुल। उसके अंदर ताजमहल भी शामिल है। ताजमहल, दीवारें चीन जी, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं, और वो ही हैं। अच्छा, अब हुआ क्या है कि एक इंसान ऐसा है कि जिसने
ये 7 अजूबे, बरतानवी नौजवान है, उसने ये 7 अजूबे सिर्फ 7 दिन में देखकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। जेमी मैकडोनल्ड इसका नाम है, और इसने 7 दिनों में मजमूई तौर पर सिर्फ 12 घंटे इसने नींद पूरी की, और बाकी वक्त वो अजूबों को देखने के लिए सफ़र करता रहा। और इन 7 दिनों में इसने 13 हवाई जहाज़ों, 16 टैक्सियों, 9 बसों और 4 रेलगाड़ियों का सफ़र किया। जेमी मैकडोनल्ड का पहला पड़ाव था दीवार चीन, उसके बाद वो वहाँ से गया ताजमहल देखने के लिए भारत, और जो दीगर जो जदीद जो अजूबे हैं उसमें इटली का कोलोशियम जो है, मैक्सिको का चैटनटनर है, ब्राज़ील का वो हज़रत ईसा का जो मुजस्मा बना हुआ है बहुत बड़ा सा, और पेरू का जो माचू पिचो है, और माचू पिचो क्या है, माचू पिचो, मजाक मत करें, सही आप सही तरीके से सही इंफॉर्मेशन बताया। और पेट्रा जॉर्डन का कदीम शहर है, और ये तमाम जगहें उसने देखी 7 दिन में। करता वरता कुछ नहीं है मेरा ख्याल है, यही करता है वो शायद, जेमी मैकडोनल्ड। जरा इसके बारे में जरा पता करें, जेमी मैकडोनल्ड क्या हालात है। मैं करती हूँ हमारा जरा जेमी मैकडोनल्ड साहब जो है ना, वो अपने आराम से उन्होंने घूम फिर कर और ये अय्याशी कर ली ज़बरदस्त। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका शायद नाम भी आ गया। अच्छा, हाँ, ये देखें, ये मुख्तलिफ जगहों पर ये जा रहा है, इंजॉय कर रहा है। ऐसी होनी चाहिए ज़िंदगी, लेकिन इसको जल्दी क्या थी, रिकॉर्ड बनाना था इसने, बस ये था मामला इसका। आराम से देखता है वो, मतलब क्या ही कर सकते हैं। नौजवान जो है ना वो अजीब अजीब हरकतें करते हैं बेसिकली, लेकिन मैं भी कभी कभी कर लेता हूँ, थोड़ा सा नौजवानी को अपने सामने ले आता हूँ मैं। तो वो रह गई है क्या बाकी? हाँ बिल्कुल, दिल जवान होना चाहिए। सही है, ठीक है भाई, दिल जवान होना चाहिए। और जवान रहने के लिए आपको मैं एक और नुस्खा देती हूँ। फिर आप कहेंगे अब तुम फिर एक महंगा इलाज ले आई हो, लेकिन साइंस से भी ये ताल्लुक रखता है। इंसान की जो ख्वाहिश है ना बूढ़ा ना होने की या बुजुर्गी माइल ना लगने की, कभी भी स्किन फ्रेश हो, बाल आपके चमकीले लहराते, वो सारी जो चीज़ें हैं उसके लिए इंसान पता नहीं क्या क्या जतन करता है। और इसका अंदाज़ा आपको इस वाक़े से होगा जो अभी मैं आपको सुनाने लगी हूँ कि 1 करोड़पति अमरीकी ने जवानी की वापसी के लिए बहुत ही मतलब ऐसा नुस्खा इस्तेमाल कर लिया है कि जिसके बारे में सभी हम सोच पा रहे हैं। तो ये हमने खबर दी थी ना कि वो किस तरह के ट्रीटमेंट्स करवा रहा है, रोजाना करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। बिल्कुल जी। और आप तो वो क्लिनिक्स खुल गए हैं, लुक यंग क्लिनिक। हाँ, लेकिन ये तो पूरा एक प्रोसेस अलग से कर रहा है। क्या नाम था इसका? ब्रायन जॉनसन इस शख्स का नाम था, और इसकी उम्र जो है वो 45 साल है, और वो अपने जिस्म को 18 साल के नौजवान जैसा बनाना चाहता था। और इसके लिए ब्रायन ने अपने बेटे का खून जो है वो अपने जिस्म में मुंतकिल कराया, बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसने कराई। अब वो एक टेक कंपनी का मालिक है, और इसलिए पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं है, वो करा सकता था, इस चीज़ को अफोर्ड भी कर सकता है। अच्छा, उसने पहले भी कई बार नौजवानों का खून जो है वो अपने जिस्म में मुंतकिल किया, यानी कि यंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसने की है, और इसके लिए वो नौजवानों को दिल खोल कर जो है वो पैसे भी देता है। ये मतलब मुंह मांगी कीमतें एक तरह से वो दे रहा है उनको, और इसका दावा है कि वो उम्र को वापस ले जाने की कुंजी हासिल करने के बड़ा ही करीब पहुंच चुका है, और जवानी लौटाने के लिए उसने तकरीबन 20 लाख अमेरिकी डॉलर मुख्तस किए हुए हैं कि जो वो उसने इस पर खर्च करने हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपए में 57 करोड़ रुपए बनते हैं बाय द वे। और डॉक्टर्स ने जब उसके टेस्ट्स लिए और ज़ाहिर सैंपल्स लिए तो मालूम हुआ कि उसके दिल की उम्र जो है वो 37 बरस की, जिसको कहते हैं ना कि 37 बरस हो गई है, जिल्द की उम्र उसकी 28 बरस, और फेफड़ों की जो उम्र है वो 18 साल जैसी हो चुकी है। तो ये डॉक्टर्स ने उसके बारे में वो क्या करेगा भाई इतने अरसा जिंदा रह के, मेरे दोस्त क्या करोगे? आप इतने मायूस क्यों हैं जिंदगी नहीं से? मतलब एक उम्र होती है, इंसान जब इस दुनिया में उसको मरने से डर लगता होगा, खत्म होता है, फिर जाता है। उसको मरने से डर लगता होगा, वो सोचता होगा मेरे बाद दुनिया क्या करेगी। हाँ, मेरे बाद क्या होगा दुनिया का, ये बड़ी टेंशन होगी उसके लिए। या वो मतलब ये सोचता होगा दुनिया में बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोग आए और चले गए और दुनिया चल रही है। नहीं, वो सोचता होगा ना मैं मर के क्या करूंगा। वैसे ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो ये यंग वाला सिलसिला है, ये अच्छा ये कोई बड़ी नई वो नहीं है जो कहते हैं ना कि ट्रीटमेंट, ये नई ट्रीटमेंट नहीं है। खवातीन को तो वैसे बहुत ज्यादा आजकल इन चीज़ों का पता है, क्योंकि डर्मा की जो फील्ड है वो भी बहुत ज़्यादा PRP, बिल्कुल। तो उसमें तो खैर आपका अपना खून होता है, और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जिसको हम कहते हैं, वो प्लाज्मा बेसिकली आपकी स्किन में जब वो जाता है तो वो आपको ग्लो देता है, रेडियंस देता है, ऐसा कहना है डॉक्टर्स का। मुझे एग्जैक्टली बहुत पक्की इसकी हथवी राय मैं इस पर नहीं दे सकती, लेकिन कहना है कि भाई वो आपकी स्किन में जाके कोलेजन जो है वो प्रोड्यूस करता है। अच्छा, हल्का सा अगर आप अपनी स्किन को प्रिक करें या अगर आप अपनी स्किन को हल्का सा जलाएं तो उसके नीचे से क्या स्किन निकलती है, नए सेल्स बनते हैं, नई स्किन की लेयर आती है, और बेसिकली वो बेबी स्किन जिसको कहते हैं ना, बेबी सॉफ्ट स्किन, उस तरह की चीज होती है। तो वो आपको कोई भी जख्म लगे या आपकी स्किन जले तो वो नए सेल्स बनते हैं, और वो डेड स्किन उतर जाती है। वो जो धूप का इफेक्ट है, वो एक डलनेस आ जाती है स्किन में, वो चीज वैसे भी आपकी स्किन से चली जाती है अगर आपको अपना ब्लड भी लगाया जाए।
लेजर ट्रीटमेंट्स आजकल बड़ी आ रही हैं जिसमें आपकी स्किन अगर ये जो कर रहा है ये तो एक अलग ही लेवल है। इस पे पहुंच अपने गया बेटे ना। को अगर वो अपने जी। बेटे का खून ले लेके अपने बेटे का ऊपर खून लगा रहा लिया, है ये वो इस तरह की हरकतें कर रहा है और यंग लोगों को तो पैसे दे रहा है जो बेटे को पैसे दिए होंगे बेटे ने मांगे तो होंगे जिस मुल्क के वो शहरी है बाशिंदे अपनों को डांट रहे हो गैरों में बांट रहे हो ये नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। बेटे को दिए तो बेटे ने लिए होंगे मुझे लगता है। हाँ अच्छा, अब एक और चीज़ ये है कि इस पर वैसे तहकीकात क्या बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। आप देखें माइकल जैक्सन ने अपने आप को क्या से क्या कर लिया था, ये है बिल्कुल, वो बहुत ही एक अजीब लेकिन सी क्या से सूरत क्या हो ही गई कर थी। लिया था वैसे। जी बिल्कुल अजीब से ही हो गया था ना। तो इस तरीके से जब आप नेचुरल से हटने की कोशिश करते हैं तो कुदरत, खुदा की जो कुदरत है जिससे वो उसने आपको बनाया है, वो उसके साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो मामले गड़बड़े होंगे। एक नई तहकीक आई है उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। वो क्या है? और वो हमें नहीं तो जो मैं कोई खबरदार पुरानी हैं- तहकीक के बारे में अभी नहीं, आपको बता रही आपने थी, तो बहुत- बस क्लेम्स देख लें आप। आपने अवैस कहा था ना ये पुरानी चीजें ब्लड रिलेटेड ये सारी होती मतलब रहती थी। ये मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हल्का सा अब बोले हल्का सा पुराना है। देखिए आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, हाँ, मतलब मैं थोड़ा सा पुराना है, हल्का तो सा बस अभी फिर इस्तेमाल मेरा हो रहा जुमला है। सही था इसका मतलब हाँ, है। ठीक है चलें हाँ। ठीक है चलें। देखिए लूज बॉल खेल दिए उन्होंने नाजरीन। अच्छा जी, एक नई तहकीक है वो मैं आपको बताता हूँ और ये हमें भी खबरदार होने की ज़रूरत है। हाँ। वेपिंग करने वाले बच्चों की तादाद में 50% तक इजाफा हुआ है। इसमें पाबंदियां भी लग रही जी हैं। ये जो वेपिंग का जो सिलसिला चला हुआ है ना, वो अजीब सी एक मशीन सी आ गई है, उसको आप जो है वो पीते रहते हैं और उससे धुआं निकलता रहता है। बरतानिया में हासिल किए जाने वाला जो डेटा है उसमें यह बताया गया है कि 11 से 17 साल के बच्चों में वेपिंग आजमाने वालों में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता बरस जो तादाद 7.7% थी, इस साल वो 11.6% तक पहुंच गई है और 2014 में ये तादाद तकरीबन 5.6% थी। तो 2014 से अगर आप कंपेयर करें तो ये डबल हो चुकी है तादाद। इस पर जो माहिरीन हैं वो ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत को चाहिए कि वो बच्चों में वेप की फ़रोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन करे, पाबंदियाँ लगाएं और हमें भी यहाँ पर देखना चाहिए। हमारे यहाँ पर भी बड़ा इन हो गया है भाई, दुकानें वुकानें खुली हुई गई हैं, हैं, फुल भाई कलरफुल से वो लगे हुए होते हैं उसके ऊपर, पूरा वो यो माहौल जिसको जो कहते माहौल हैं, बनाया हुआ कलर होता है। लाइट्स और नियॉन लाइट्स और हाँ और ये सब मामला चल रहा है। हमारे तो खैर क्या क्या नहीं चल रहा, हमने तो गुटखे पर पाबंदी लगाई हुई है, तंबाकू पर पाबंदी है, बहुत सारी इस तरह की, लेकिन कोई चीज़ इंप्लीमेंट ही नहीं होती। बिल्कुल वो चीज़ें क्या बिक कहूँ रही मैं हैं आप लोगों को, क्या कहूँ मैं, कुछ नहीं हो सकता भाई, छोड़ो, मेरा तो दिल ही टूट गया। दिल मत तोड़ाएं। कोई शायरी वायरी का कुछ मजमुआ, कुछ कोई शायरी, कुछ हाँ कुछ इस तरफ आ जाए, मतलब दिल ना तोड़वाएं। नहीं भाई नहीं, छोड़ो। शायरी में वैसे तो मैं वैसे भी किसी को दिल दे देता हूँ, मैं ऐसा कोई मेरा मसला नहीं है। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ तो मुझे सच्ची मोहब्बत हो जाती है उनसे, सबसे अक्सर उससे वो मैं ज़रा उनके बैंक बैलेंस पता लगता है तो मुझे फ़ौरन सच्ची मोहब्बत हो जाती है। खैर दिल की मैं आपसे बात करूं ज़रा, हाँ बताएं मतलब आपसे नहीं, आपको खबर सुनाऊं एक दिल की, कि एक बरतानवी खातून है, वो शीशे के फ्रेम में पड़ा हुआ अपना ही दिल देखने के लिए पहुंच गई। हाँ ये भी कुछ चर्चे चल रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक बरतानवी खातून है, उनका नाम है जेनिफर सटन, ठीक है। और उनको 16 साल पहले ये महसूस हुआ कि चलने फिरने या फिर मामूली वर्जिश से उनका सांस फूल जाता है। ठीक है। तो उन्होंने चेकअप कराया, उनको मालूम हुआ कि उनका दिल जो है वो तकरीबन जवाब दे चुका है और दिल की पेवंदकारी के सिवा कोई और रास्ता है नहीं। ठीक है। तो वो किसी डोनर के दिल का इंतज़ार करती रहीं। 2007 में उन्हें डोनर का दिल मिल गया, पेवंदकारी हो गई और उनका अपना दिल जो है वो लंदन के एक म्यूज़ियम में नुमाइश के लिए रख दिया गया। अब उन्हें यह दिल देखने का शौक़ हुआ तो वो पहुंची म्यूज़ियम और वहाँ पर वो शीशे के फ्रेम में रखा हुआ था। उसे देखकर वो खुश भी हुई, हैरान भी हुई कि देखो भाई ये मेरा दिल था। मतलब तकरीबन 16 बरस हो चुके हैं उनको दिल लगवाए हुए और अब बड़ी वो सेटलमेंट ज़िंदगी गुजार रही हैं। उन्होंने कहा चलो भाई अपना दिल देखो। क्या बात है भाई, दिल किसी को दे देते की मिसाल इन्होंने एक्चुअली पूरी कर दी। वो जिन साहब ने इनको, जिन्होंने भी इसको डोनेट किया दिल, तो उन्होंने भी दे दिया, ये मैंने आपको तो ये उन्हीं की तरह दिल का सोचती होंगी, मामला करती होंगी। पता नहीं, मतलब सोचना पड़ेगा, ये इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए। मतलब ये तो मतलब जब आप किसी का कोई दिल या दिमाग जैसा ऐसा ऑर्गन जो है वो उसमें कोई पेवंदकारी या कोई लेन देन का नेमो बदल का मामला करते हैं तो फिर क्या आप वैसे ही सोचने लग जाते हैं? या अब मिसाल के तौर पे उस आदमी को किसी से मोहब्बत हो और ये खातून उस शख्स को देखें और ये भी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए, ये तो अजीब सी बात हो गई भाई। देखें वो एक फिल्में भी वैसे इस पे बनी है। अरबी शेख था बहुत अमीर, उसको खून की जरूरत पड़ी तो एक मेमन आदमी ने उसे खून दिया। अच्छा। जब खून दिया तो उसकी जान बच गई अरबी की, तो अरबी ने उसे जो है वो हीरे जवाहरात दे दिया, उसको गिफ्ट दिया। अच्छा। अगली दफा फिर उस शेख को खून की जरूरत पड़ी, फिर वो मेमन शख्स आया और उसने उसको फिर डोनेट किया खून। तो अब के उस अरबी शेख ने कुछ ना दिया उसे गिफ्ट, उस मेमन ने कहा कि भाई आपने मुझे पिछली दफ़ा तो गिफ्ट दिए थे इतने ज़्यादा हीरे जवाहरात और आपने सब कुछ दिया था मुझे गिफ्ट आपकी जान बचाने के लिए, तो इस मरतबा क्यों नहीं दिया? तो शेख ने कहा अब मेरी रगों में एक मेमन का खून दौड़ रहा है। देखिए यही मैं कह रही, बिल्कुल मैं यही कह रही थी। तो मेमन भाइयों परेशान ना होना,
ये अपने ऊपर ऐसे जोक है, कभी जोक लिया करो, एंजॉय किया करो, ठीक है, एंजॉय भी किया टेंशन ना करो, लिया करो। मजा बड़ा आता है वैसे सरदारों के, पठानों के, और ये जोक्स चलते हैं, कम्युनिटी का ये फन है। अच्छा, आपको थोड़ा सा मैं एक टिकटॉकर के बारे में बता दूं। एक इन्फ्लुएंसर है, मार्केटिंग एजेंसी ने, मतलब एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी ने सोशल मीडिया सार्फिन के लिए पैसों के एवज जो है वो टिकटॉक की अनथक, जिसको हम कहते हैं ना कि स्क्रोलिंग की नौकरी पेश कर दी है। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की जो कंपनीज हैं उनके तहत ब्रांड्स की तशहीर करने वाली कंपनियां, जिसमें के मतलब कंपनी का नाम बेसिकली है यूबिक्विटस, बिल्कुल। और उन्होंने टिकटॉक वॉचिंग जॉब के लिए मतलब उनको कई जो बेसिकली उस जॉब का उन्होंने एडवर्टाइज किया ना, वो है टिकटॉक वॉचिंग जॉब 2.0, और उसकी दरखास्तें उनको मौसूल होना शुरू हो गई हैं। और कंपनी कामयाब दरखास्त गुजारों को लगातार 10 घंटों तक टिकटॉक देखने के $100 फी घंटा जो है उसके हिसाब से पेमेंट किया करेगी। $100 फी घंटा मिलेंगे जी, एक टिकटॉक देखना है बस। हाँ, बस मैं शुरू कर रहा हूँ भाई। और आप वो भेजें, अपनी जो दरखास्त है उनको भेजें। अच्छा, दरखास्त अप्लाई करें बाकायदा तौर पे, उनको मौसूल हो रही है दरखास्तें। मैं जरा चेक कर लूँ भाई, ये तो अच्छा है, मैं तो इस पे अप्लाई करूँ। ये मैं आपके साथ यहाँ पर आके 2 घंटे जो कॉम को अपना लेक्चर दे रहा होता हूँ, तो इससे अच्छा है कि आप सिर्फ देखें, स्क्रोलिंग करें। और मतलब अगर 10 घंटे में देखता हूँ तो $1000 हो गए दिन के। $1000 का मतलब कल 310 रुपए पे था ओपन मार्केट में, तो ये तो 3 लाख रुपए हो गए। 3,10,000 रुपए रोज के, 3 लाख रुपए। नाज़रीन जा रहे हैं क्या? आई रिजाइन। ऐसे लगे, सुन लिया किसी ने इधर उधर। आजकल तो एक्सेप्ट हो जाता है, वो नहीं होता। जब आप रिजाइन करते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करते, जब आप कहते हैं मैंने रिजाइन वापस ले लिया तो कहते हैं अब एक्सेप्ट हो गया। वो जो नेशनल असेंबली का मामला चल रहा है। अच्छा खैर, जो ऐप है इस पर उभरने वाले नए ट्रेंड्स को दरियाफ्त किया जा सकेगा। इससे वो कंपनी जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकेगी कि व्हाट इज़ इन दीज डेज, व्हाट इज़ ट्रेंडिंग, व्हाट इज़ द हैशटैग वगैरह वगैरह। और दरखास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 31 मई 2023 है। अच्छा, तो बस ठीक है, फिर तो सही है। अभी तो है, जगह है, टाइम भी है। आज सिलसिला चल रहा है इस जॉब पर भाई। रोज के 3 लाख रुपए मिले, मतलब ये कि 10 दिन के 30 लाख रुपए हो गए। रोज के 3 लाख के हिसाब से 90 लाख रुपए, तकरीबन 1 करोड़ रुपए अगर मैं कमा लूँ, फिर तो देखे मैं तो बात ना करूँ आप जैसे मैं भी अप्लाई कर लेती। चलो भाई नाज़रीन, प्रोग्राम बंद करते हैं। हो सकता है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, अभी ऐसी बातें ना करें। हाँ, भेजते हैं, आहिस्ता से भेजते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है ना, फिर आगे का लाए अमल तय करेंगे मिलके सारे। चले जी, एक और खबर आपको देते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में बारिशों के मौसम के बाद जो जुनूबी इलाके हैं वहाँ पर गैर मामूली तौर पर मशरूम्स खिल उठे हैं और बहुत बड़े साइज के हैं। डॉक्टर्स ने मना किया कि भाई आप इनको खाएं नहीं है, ये इनमें जहरीले भी होते हैं। जी, पेट में दर्द भी हो सकता है, मैदे वगैरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। इन्हें आमतौर पर कहते हैं ब्लू टेल्स, और बेसिकली जो इसका बायोलॉजिकल नेम है वो है फिलिबोपस मार्जिनेटस। ये बायोलॉजिकल नेम है इसका। और इनकी अफजाइश बुनियादी तौर पर इतनी आम तो नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों में बरसात के बाद उनके उगने में काफ़ी तेज़ी देखने में आई है। और ये खुदरा पौधे की तरह फूट पड़ने वाले मशरूम्स हैं, उस पर काफ़ी माहिरीन अब तहकीक कर रहे हैं। और इनका जो वो एरिया होता है ना, वो 1 मीटर से भी ज़्यादा होता है कहीं का। खासे बड़े, बिल्कुल ऊपर वाला जो बड़े बड़े मशरूम होते हैं, हम वो छोटे छोटे वैसे खाते हैं, छोटे नन्हे मुन्ने मशरूम आ गए। तो वो जी इतने बड़े बड़े मशरूम आ रहे हैं अब मार्केट में क्या मतलब ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन खाने वाने किसी ने नहीं है। इस किस्म की चीज़ें पाकिस्तान में भी बड़ी उगती हैं। आप अक्सर देखें जहाँ पर मशरूम्स के उगने का जो है वो सिलसिला होता है, वहाँ पर पाकिस्तान में भी मशरूम्स आपको ज़मीन पे नज़र आ जाते हैं खिले हुए। तो फिर आप पॉलिटिक्स की तरफ निकल गए ना, पॉलिटिक्स की तरफ ना जाए। क्यों? उसमें बहुत सारे मशरूम्स होते हैं। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। 25 मई को हुकूमत पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की अफवाज ने यौम तकरीम शुहदा मनाने का ऐलान किया है। और ज़ाहिर है बड़ी अहम बात है पाकिस्तान के लिए। जिन लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं उन्हें हमें याद रखना चाहिए। ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में हम अक्सर ये बात करते हैं कि जो एक शहीद होता है वो अकेला शहीद नहीं होता, उसके घर वाले भी शहीद होते हैं। क्योंकि वो माँ जो अपने बेटे को, अपने जवान बेटे को जंग लड़ने के लिए भेजती है या किसी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में भेजती है, तो उसे पता नहीं होता कि उसका बेटा वापस आएगा या वतन पर कुर्बान हो जाएगा। तो वतन पर कुर्बान होने वालों के लिए यौम तकरीम शुहदा 25 मई को मनाया जाएगा और पूरी कौम जोश खरूश से मनाएगी। एक छोटी सी कन्फ्यूजन उसके हवाले से फैली हुई है सोशल मीडिया पर, और वो सोशल मीडिया पर क्या है कि जी कल आम तातील है या नहीं है। मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा कि जी आम तातील नहीं है, जबकि मोहसिन नकवी साहब जो हैं पंजाब के निगरान वज़ीर आला एक्सपायर्ड, वो technically constitutionally expired. The word has to be used. साबिक निगरान वज़ीर आला, which is in the office.
ये है भाई पॉलिटिकली करेक्ट होना खबर पर आए तो मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं, छुट्टी की, तो कितने अच्छे काम हो रहे हैं, छुट्टी की रिकमेंडेशन कर रहे हैं वो। अब छुट्टी नहीं कर रहे, बस छुट्टी की रिकमेंडेशन कर रहे हैं। रिकमेंडेशन पर आवाम से हमने सोचा कि पूछ लिया जाए, वो सर्वे ज़रा सामने ले आएँ प्लीज़। और उस सर्वे में हमने आपसे ये सवाल पूछा है कि क्या 25 मई को आम तातील होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट जो है, हाँ, सिंध गवर्नमेंट ने तो ऐलान किया है कि वहाँ पर तो आम तातील होगी। बिल्कुल, तो वहाँ से ऐलान आया है। वफाकी हुकूमत ने इस ऐलान को अपने हवाले से वो नहीं किया है अब इम्प्लीमेंट। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और दीगर जो सूबे हिस्से हैं पाकिस्तान के, उनमें अब क्या सूरत हाल है ये आज जाकर कहीं वाजे हो जाएगी। आपसे हम पूछना ये चाह रहे हैं 25 मई को यौम तकरीम शुहदा पर आम तातील होनी चाहिए या नहीं, हाँ या नहीं। सोशल मीडिया पर आप जाकर इस सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं और हम फिर प्रोग्राम के आखिर में इस सर्वे का जो भी आपका रिजल्ट है वो हम आपको बताएंगे जी। आगे बढ़ते हैं जी। और एक ख़ास ख़तरनाक किस्म का टाइफॉइड है, इसको लाइलाज टाइफॉइड कहें या अजीबोगरीब टाइफॉइड कहें, जो फैले जा रहा है और फैल रहा है ये। और ये कराची से शुरू हुआ था और अब ये इस्लामाबाद तक पहुंच चुका है। हमारे साथ डॉक्टर ज़हीम ज़िया साहब मौजूद हैं, डीजी हेल्थ इस्लामाबाद। उनसे हम बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम ज़हीम साहब। और सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमें ज़रा बताएंगे ये जो एक अजीब व गरीब सा टाइफॉइड है ये क्या है और ये किस तरह फैल रहा है? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद हूँ, मैं ताकि लोगों को ये पता लगे कि मैं सेहत के इस्लामाबाद के जो मामला हैं उनको देखता हूँ एज ए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। दूसरी बात यह है कि जो क्लैरिफिकेशन है वो ये है कि जो टाइफॉइड, जो XDR टाइफॉइड जिसको कहते हैं, ड्रग रेजिस्टेंट, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टाइफॉइड कहते हैं, ये लाइलाज नहीं है, इसका इलाज मौजूद है। लेकिन चूंकि पिछले कुछ अरसे में आपको पता है कि टाइफॉइड जो है वो एंडेमिक है इन मिडिल इनकम जो कंट्रीज हैं तमाम के तमाम, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान और जो हमसाय ममालिक हैं इनके अंदर। तो इसमें एक और जो अहम एलिमेंट है वो ये है कि पिछले कुछ अरसे में आपको पता है कि लोगों का जो रवैये हैं वो कुछ इस तरह के हो गए हैं कि किसी भी छोटी और बुखार के लिए, किसी भी छोटे छोटे मामला के लिए एंटीबायोटिक का बेदरेज इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से जो है वो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ रही है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। उसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है, जिसमें से एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो XDR टाइफॉइड का भी है। और जो इसके लिए, इससे बचने की सबसे पहली बात तो ये है कि इसके तरीके क्या है, ये लोगों को पता होना चाहिए कि जिसको फॉलो करते हुए लोग इस बीमारी से बच सकते हैं। 4 इसके अहम कंपोनेंट्स हैं। पहली बात तो यह है कि जो इसके फैलने का जो तरीका है उसको लोगों को पता होना चाहिए। ये उन इलाकों में जहाँ पर सैनिटेशन के प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पर क्लीननेस के प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पर ओवर क्राउडिंग, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन का वो है जो इशू है, उन इलाकों के अंदर, और ये बड़ी तेज़ी से फैलता है कुछ। इसके 4 F's कहते हैं, जिसमें फिंगर्स, आइज, फीसेस और फोरमाइट्स के ये जरिया बनते हैं। हमें बड़ा शौक है एंटीबायोटिक्स जो है वो तो हम शुरू ही एंटीबायोटिक से होते हैं ना। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि हल्का सा सर का दर्द, एंटीबायोटिक कुछ भी हो हम एंटीबायोटिक ले लेंगे और उसके जो साइड इफेक्ट्स है उसके बारे में हम नहीं सोचते। कुछ अर्से बाद हमारे जितने भी वायरसेस हैं या जो भी बैक्टीरिया इन्फेक्शंस वगैरह हैं वो इम्यून हो जाते हैं उन एंटीबायोटिक्स की। अब जाहिर है एक बच्चा बचपन से अगर कोई एक खास एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहा है तो वो बड़े होते तक उसकी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी और फिर बाद में जब उसको ज़्यादा तकलीफ होगी तो वो एंटीबायोटिक उस पर असर नहीं करेगी और उसको अफाका नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। अब ज़ाहिर है हम जो भी इस रीजन में रह रहे हैं, अगर हम ये देख रहे हैं कि ये वाली बीमारी फैल रही है तो उससे परहेज़ के जितने भी तरीक़ाकार हैं वो अडॉप्ट करें, हम सबको अडॉप्ट करने चाहिए। और अगर हम वो अडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर नुकसान हमारा अपना ही होगा। हम इंसान का मसला ये है कि वो एहतियात नहीं करता है, जैसे हमने कोविड के दौर में देखा। बिल्कुल परहेज तो हमने खैर जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे फिर भी बहुत अच्छा कंट्रोल हुआ है। लेकिन बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे लोग, उनके भी ख्यालात ये थे अरे ये तो साजिश है, बस छोड़ो रहने दो। भाई साजिश भी है तो उसके अंदर लोग बीमार हो रहे हैं, लोग बेचारे इंतकाल हो रहा है उनका। अगर आप अपने आप को थोड़ा सा कुछ चीज़ों से परहेज़ कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी पे क्या ऐसा फ़र्क पड़ जाएगा। हो सकता है कि बच जाएँ आप। बिल्कुल। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों को हुआ भी, उनमें से हमने कई खबरें दी ऐसी कि जी बहुत सारे लोगों को हुआ और उसके बाद फिर उनको लेने के देने पड़ गए। लेकिन नहीं जी, वो समझने वाला रुझान तो है नहीं। बहरहाल ये तो थी जी टाइफाइड के हवाले से गुफ्तगू जो कि फैल रहा है।
पाकिस्तान में, पहले कराची से शुरू हुआ और अब इस्लामाबाद तक पहुंच गया है। अतर काज़मी साहब की तरफ हम चलते हैं जी। पाकिस्तान में जो सियासी मामलात हैं उनको अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिंजरे से जो लोग उड़ने की हामी भरते हैं उनके लिए ज़िंदान के कफिल खुल जाते हैं और असीरान वफ़ा जो है उनको एक कैद खाने से दूसरे कैद खाने से में मुंतकिल कर दिया जाता है। ये इस वक्त की सूरत हाल है और PTI जो है वो अपनी सियासी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। परिंदों के उड़ने का आगाज़ तो गैर अहम नामों से हुआ, लेकिन फिर आमिर कियानी, शीरीन मज़ारी और फयाज चौहान साहब, कल तो खैर वो खबरें चल रही थी। और अच्छा, फिर ऐसे में अफवाहें उड़ने का भी एक वो है और कुछ अफवाहें उड़ती हैं खुद ही से और कुछ उड़ाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब के टिकर्स जो हैं वो कल रात से मीडिया की वो जो पट्टियां हैं उनकी जीनत बने रहे। बाद में शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई हुई, जेल से वो निकले। फिर जाते जाते उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का हिस्सा हूँ और रहूंगा, और फिर उनको वापस अंदर कर दिया गया कि सर जे तुसी हिस्सा होता फिर चलो ना अंदर। फिर असद उमर साहब की अभी तक कोई खैर खबर नहीं है। मुसर्रत चीमा भी रिहाई के बाद कैद खाने भेज दी गई हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत जारी है। अब इतना वक्त गुजर गया है, पंजाब में इंतखाबात तो खैर क्या होने हैं, कुछ भी नहीं होगा। तो बहुत सारे के इंतखाबात पे भी बड़ा क्वेश्चन है कि क्या अक्टूबर में भी इंतखाबात होने हैं नहीं होने हैं। क्या अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अतर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो कुछ लोग कंपैरिजन्स, हमें भी ज़ाहिर शौक है, कंपैरिजन्स हम भी बड़े करते हैं। कंपैरिजन से अगर आगाज़ करें 2018 के इलेक्शन से पहले का मामला और तरीन साहब की जो तरीन एयर थी उसमें अगर हम देखें कि लोग आ रहे थे, PTI ज्वाइन कर रहे थे, उस वक्त PTI का मौक़िफ़ ये था कि भाई हमारी वेव चली हुई है इसलिए लोग हमारी पार्टी आकर ज्वाइन कर रहे हैं, और जो कि ज़ाहिर है इंतखाबात से पहले या बाद का अमल अमूमी तौर पर रहा है। अब इंतखाबात से पहले PTI के लोगों का ऐसे टूट कर बिखरना और किसी का कहना कि हम सियासत में रहेंगे या कोई कहेगा हम सियासत ही नहीं करते, क्या इसको हम प्री पोल मैनेजमेंट कहेंगे या हम कहेंगे कि अब फिजा या वेव जो है वो PTI की नहीं रही है इसलिए ये लोग कूच कर रहे हैं PTI से? देखिए 2018 के इंतखाबात से पहले आप देखें PTI के जलसे देखें, बड़े बड़े जलसे कर रहे थे, हर तरफ उनकी वेव थी। उस जमाने में जो इस्टेब्लिशमेंट थी, ये कहा जाता है कि PTI को सपोर्ट भी हासिल थी उसकी, उससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन खान साहब की एक वेव थी, बड़े बड़े जलसे थे। इस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनकी हालत ये है कि ये 13-14 जमातें मिल के भी इंतखाबात में जाने की पोजीशन में नहीं है। ये एक जलसा नहीं कर सकते मीनारे पाकिस्तान भी ये सारे मिल के, तो अभी कोई लोग इनकी तरफ क्यों जाएंगे? और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है, रिहा किया जाता है, फिर गिरफ्तार किया जाता है, बार बार गिरफ्तारियां होती हैं और फिर कैद में वो एक आज़ादाना फैसला करते हैं कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ना है। लेकिन छोड़ने के बाद वो किसी और तरफ नहीं जाते, इसलिए कि उनको पता है कि वेव अभी भी इमरान खान की है, पब्लिक बैकलैश आएगा। वो कहते हैं जी सियासत छोड़ देंगे पर किसी और जमात में नहीं जाएंगे। तो लगता है तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे लोगों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। कल जो शीरीन मज़ारी साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो आपने भी सुनी, तो वो सब कुछ सामने जाहिर है। जी जी, अच्छा एक जैसे फयाजुल हसन चौहान साहब की बात करें तो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि जी मैं तो खुद लाइन लगाया हुआ था, मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझ पे तशद्दुद किया गया, मेरा घर तोड़ा गया, लेकिन इमरान खान साहब ने एक ट्वीट भी नहीं किया। तो इमरान खान साहब भी अपने कुछ लोगों से जब दूर होते हैं तो वो ऐसे दूर हो जाते हैं कि उनका पता ही नहीं होता उनको कि भाई ये भी जिंदा है इंसान, ये भी था कभी मेरे साथ। तो ये ऐसे नाराज लोग भी तो होंगे ना? हाँ देखिए, इमरान खान ने ट्वीट नहीं किया, कितने जालिम हैं। चौहान साहब को तो टैग करके ट्वीट करना चाहिए था, हेलो चौहान। मसला ये है कि चौहान साहब की बातें सुन के ऐसे लग रहा था कि इमरान खान ने असल दुश्मनी तो की चौहान साहब से है, PDM और नवाज शरीफ वगैरह तो वैसे ही गिले शिकवे था। तो मैं तो हैरान हूँ कि इतना अरसा वो जमात में रहे किस तरह इन तमाम तर मजालिम के बावजूद। बिल्कुल नजर आ रहा है कि उनकी भी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद अगेन उन्होंने अपना एक आज़ादाना फैसला किया। तो पूरी कौम को इन आज़ाद फैसलों का, इस जमहूरियत का, ये जो बिलावल और मरियम बीबी की जमहूरियत का चेहरा जो कल शीरीन मज़ारी साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौम ने देखा, मेरे ख्याल में इसका एहतराम करना चाहिए हम सबको। बिल्कुल ठीक हाँ, है। फयाज चौहान साहब की वैसे वो इंटरेस्टिंग वीडियो है जो चल रही है कल से सोशल मीडिया पे कि जब वो गिरफ्तारी से पहले कहते हैं कौन बचाएगा पाकिस्तान, फिर कहते हैं इमरान खान। ये गिरफ्तारी से चंद लम्हों पहले की वीडियो है और फिर उसके बाद चंद लम्हों बाद जब वो रिहा होकर इंसान की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी होती है ना। बिल्कुल, अंदर बैठ के खाली वो जो अकेलेपन में तो वैसे ही इंसान जेलों में बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाती हैं अतर साहब। बिल्कुल, लेकिन अतर साहब ये बताएं करते हैं
हाँ सोचते हैं बिल्कुल, लेकिन अगर साहब ये बताएं कि फैसल वाडा साहब आजकल क्या सोच रहे हैं? वैसे तो वो जब से अरशद शरीफ शहीद की शहादत हुई है उसके बाद से ही कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन अब खालिसतन वो क्या सोच रहे हैं? क्योंकि कल उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, इंपॉर्टेंट इन अ वे कि उन्होंने एक बड़ी अहम शख्सियत को उसमें नामजद किया। उन्होंने कहा कि पीटीआई के जो रहनुमा पार्टी छोड़ रहे हैं वो पहले सदर आरिफ अलवी से बात करते हैं, उसके बाद पार्टी छोड़ते हैं। तो ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं वो सदर साहब पे? सॉरी, ये किसने कहा शिफा? फैसल वाडा साहब ने सर। अच्छा, हाँ, फैसल वाडा साहब तो देखिए वो कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट करते रहते हैं और कुछ ना कुछ वो बताते रहते हैं, लेकिन जो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि उनके पास इतने सबूत हैं, तो मेरे ख्याल में उनको किसी जो कानूनी फोरम है उसके ऊपर पेश करने चाहिए और वहां पे तहकीकात होनी चाहिए जो भी वो कर रहे हैं। और इसलिए कि लगता यही है कि उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है अरशद शरीफ साहब के मर्डर के वक्त से लेके दीगर चीजों के हवाले से। लेकिन आपको याद होगा कि वो जो JIT बनी थी अरशद शरीफ साहब के हवाले से, वहां पे वाडा साहब नहीं पेश हुए, वहां पे अभी तक उन्होंने कोई चीज सबूत वगैरह सामने नहीं रखे। उनको रखने चाहिए अगर उनके पास सबूत है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, उनको सबूत अपने जो है वो सामने लाने चाहिए, बजाय इसके कि वो सबूत जो है वो अपने पास लेकर बैठ जाएं। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद उमर साहब को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। ये ताज़ा खबर आई है, तो मैंने सोचा ये बता दी जाए क्योंकि असद उमर साहब का कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पर था। वो बेसिकली अडयाला में कहा जा रहा है खबरों के और सोर्सेज के मुताबिक कि अडयाला में उनको रुका हुआ है। लेकिन अतर साहब अब सवाल ये है कि अब ये पीटीआई किस तरफ जा रही है? कुछ लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इमरान खान ने अपने 25-25 साल पुराने साथियों की सियासत जो है वो दफन कर दी और उनका मुस्तकबिल खराब कर दिया, बहुत ज्यादा ये लड़ाई में आगे चले गए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह अभी ये बता रहे थे अवैस के असद उमर साहब को रिहाई का हुक्म है, तो अपनी टीम को कहें कि टिकर अभी से तैयार कर लें कि असद उमर को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया ताकि वो बाद में उनको मसला ना हो। जहां तक ये ताल्लुक है कि खान साहब ने सियासत दफन कर दी, देखिए आपकी खान साहब की सियासत के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे उनके ऐसे फैसले हैं जिनको आप कह सकते हैं शायद वो वक्त के हवाले से मुनासिब नहीं थे, लेकिन सियासत देखिए अवाम दफन करती है, ऐसे कोई किसी की सियासत खत्म नहीं होती। जिनकी सियासत दफन हुई भी है वो 13-14 बंदे बैठ के पार्लियामेंट में सारी जमातें बैठ के भी इंतखाबात में जाने की पोजीशन में नहीं है। तो सियासत उसी दिन दफन होगी जिस दिन पाकिस्तान की अवाम ये फैसला कर लेंगे। अभी जो कुछ हो रहा है, क्या ये आपको सियासत लग रही है जिस तरीके से लोग छोड़ रहे हैं? तो मेरे ख्याल में सियासत का फैसला तो इलेक्शन डे वाले दिन होगा। यानी कि कम बैक इमरान खान साहब का हो सकता है, लेकिन वही बात मैं कि इलेक्शन होगा कब, जब होगा तब। अभी तो निगरान हुकूमतें ऐसी बैठी हैं जैसे अगले 5 साल के लिए मुंतखब होके आई हैं, इलेक्शन तो नहीं होते नजर आ रहे। जी जी, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन आखिर कब तक? कभी ना कभी तो करवाने पड़ेंगे निगरान हुकूमतों को भी, कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा ना। तो इलेक्शंस होंगे तो ये चीजें क्लियर होंगी और शायद कोशिश भी ये है कि उससे पहले इमरान खान की वेव टूट जाए, इमरान खान की सपोर्ट में कमी आ जाए, तो फिर इलेक्शन करवाए जाएं, इसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बजट के बाद इलेक्शंस का अनाउंस कर दिया जाए, क्योंकि महसूस किया जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी कमजोर हो रही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। मसनूई जहानत की टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है और इसमें मुसलसल तरक्की हो रही है। बहुत से दानश्वरों के ख्याल में मुस्तकबिल में वही अक़वाम तरक्की याफ्ता कहलाएंगी जो मसनूई जहानत के शोबे में आगे होंगे। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मसनूई जहानत के मैदान में 172 ममालिक में 117 नंबर पर आता है और इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने इस शोबे में संजीदगी से इक़दाम लेना शुरू कर दिए। वज़ारत IT और मवासलात ने नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया है और इसका मकसद यह है कि पाकिस्तान को मसनूई जहानत को शोबे में मुतारिफ कराया जाए और ड्राफ्ट के मुताबिक हुकूमत मईशत के तमाम शोबों से मुंसलिक अफराद को तरबियत देगी और ये एक ऐसा जामे ड्राफ्ट है जिस पर अमल दरामद पाकिस्तान को आलमी सतह पर मसनूई जहानत की तरक्की से हम आहंग कर सकता है। इस पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पेश आई और इसके टारगेट्स क्या क्या हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ वफाक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन सैयद अमीनुल हक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
बहुत शुक्रिया सर। सर सबसे पहले तो थोड़ा सा इस जो पॉलिसी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसका हमें तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें और फिर सीधा नुकात इसमें कि क्या चीज़ें हम ऐसी हैं जो कि इसमें हम करेंगे और टारगेट करें। थैंक यू वैस, थैंक यू शिफा। सबसे पहले तो कि पाकिस्तान को नॉलेज बेस्ड इकनॉमी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ज़रूरी था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए। साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 3D प्रिंटिंग है, गेमिंग एंड एनिमेशन है। तो डेफिनेटली इनमें साथ साथ काम करते करते हमने क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमने कंसंट्रेट शुरू किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारी क्या ख्वाहिश है कि जो मशीन है, कंप्यूटर है, उसको हम क्या करें कि ट्रेन टू थिंक लाइक ह्यूमन, यानी कि ये जो कंप्यूटर है उसको इस तरह का ट्रेनिंग हो जाए, उसके इस तरह की चीज़ें हो जाए कि वो ह्यूमन की तरह, इंसानी दिमाग की तरह सोचने के सलाहियत रखते हों। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने 3-4 चीज़ों जो फील्ड टारगेट कर रहे हैं वो डिफेंस है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, और इन चीज़ों को हमने टारगेट करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हमने क्या किया, हमने 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए मुलाजमत के मौके पैदा किए जाए, नंबर 1। नंबर 2, हमारी क्या ख्वाहिश है, हमारी ख्वाहिश ये हर सूरत में ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे सरमायाकारी की जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, ताकि के नए मौके पैदा हो सके, नए नौजवान आगे आ सके इन चीज़ों के साथ आगे। इसके साथ साथ हमने क्या किया है कि जो हमारे टारगेट है कि एक टारगेट हमने सेट किया कि कम से कम 1 लाख नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उसके ऊपर उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको आगे की तरफ लेकर आया जाए। और साथ साथ हमारी इंपॉर्टेंट ख्वाहिश है कि इन तमाम चीज़ों को सेफ़ और सिक्योर रखते हुए आगे की तरफ बढ़ा जाए। जी सही है। तो अमीनुल हक साहब, इससे पहले, इस पॉलिसी ड्राफ्ट से पहले क्या पाकिस्तान में कोई इस किस्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से कोई पॉलिसी या किसी किस्म की कोई कानून साजी मौजूद थी, और उसमें क्या था अगर वो मौजूद थी? अनफॉर्चुनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से क्योंकि आपके लिए में कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और जब से मैंने वजारत संभाली हमारी ख्वाहिश है कि तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या ब्लॉकचेन हो, इन तमाम चीज़ों पे हमारे काम तेज़ रफ्तारी और बर्क रफ्तारी के साथ जारी वो सारी है। और इसीलिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे पहले टारगेट किया। ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे भी हमारा काम जारी है, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से आपके लिए में कि हमने एक पॉलिसी ड्राफ्ट बना के ऑलरेडी जारी भी कर दिया। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने तमाम जो पाकिस्तान के जितने भी महकमे उनको ऑन बोर्ड लिया, उनके जैसे कहते हैं प्रपोजल लिया, और प्रपोजल लेने के बाद हमने एक पॉलिसी बनाई। उस पॉलिसी को हमने पब्लिश किया। पब्लिश करने के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर भी डाल दिया। हमारी ख्वाहिश ये है कि तमाम पाकिस्तान के, तमाम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के तमाम लोग इसके ऊपर अपना कंट्रीब्यूट करें, हमें सजेशन दें, हमें बताएं कि और क्या बेहतरी की जा सकती है। यस, 20 मई से ये ऑलरेडी क्या नाम है वेबसाइट पे मौजूद है। हम इन तमाम जो प्रपोजल, नई प्रपोजल आएगी उसको उसमें शामिल करेंगे, और एक वाज़ा 2 टोक पॉलिसी हम लेकर आएंगे ताकि पाकिस्तान के अवाम इससे फ़ायदा उठा सके। और ये जो फ़ायदा उठाने का अमल है, जाहिर है पॉलिसी आएगी, उसके ऊपर काम होगा, फिर लोग उससे फ़ायदा उठाने लगेंगे। आपको क्या लगता है पाकिस्तान का जो टेक्नोलॉजी का लैंडस्केप है वो इस पॉलिसी से, आपकी इस कानून साजी से कितने अरसे में फ़ायदा उठाने के काबिल हो जाएगा हमारा नौजवान? देखें, बड़े अच्छा सवाल आपने किया। हमने क्या किया, जब हमने वेबसाइट पे डाला है और हमने तमाम लोगों को दावत दी है कि अपने अपने मशवरे, अपने अपने प्रपोजल हमारे साथ शेयर करें। हमारे 2-3 ख्वाहिश है। नंबर 1, हम एकेडमिया को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसे कहते हैं कि 6 मंथ की क्लासेस शुरू हो जाए, 2 साल की डिग्री क्लासेस शुरू हो जाए, 4 साल की डिग्री क्लासेस शुरू हो जाए, तो डेफिनेटली मेरे बच्चे जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ डिग्री के साथ आगे बढ़ेंगे तो दुनिया में कम्पीट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हमने तमाम तालीम इदारों को इस पर ऑन बोर्ड ले रहे हैं, उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने क्या किया है, हमने चंद प्लानिंग तरतीब दे रहे हैं। हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाना चाहते हैं ताकि यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से है
तमाम जो बड़े एकेडमिया के लोग उनको एकजा किया जा सके, उनके प्रपोजल के साथ आगे बढ़ा जा सके। हमने जो अभी जो ड्राफ्ट बनाया है ये सिर्फ हमारा, ये जिसे कहते हैं कि इनिशियल ड्राफ्ट हमने बना के दिया। हमने डेडलाइन रखी है कि 15 जून तक हमारे पास तमाम प्रपोजल आ जाए। हम इसके ऊपर फाइनल ड्राफ्ट में तब्दील करेंगे और फाइनल ड्राफ्ट में तब्दील करने के बाद हमारी ख्वाहिश होगी कि पार्लियामेंट से इसकी अप्रूवल हो जाए, कैबिनेट से इसकी अप्रूवल हो जाए, और फिर हम मेक श्योर करेंगे कि यस, पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तमाम शोबे में जिसे कहते हैं कि नफाज को मुमकिन बनाया जा सके। अच्छा, ये भी बताइएगा सर कि ये जो स्कॉलर आपने बात की कि 1 मिलियन नौजवानों को हम ट्रेनिंग देंगे, ये ट्रेनिंग जो है उसका तरीक़ाकार क्या होगा, कौन से नौजवान इसके लिए एलिजिबल होंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ बड़ी तादाद में दो चीज़ें कि BS कंप्यूटर साइंस में साथ हमारे नौजवान करते हैं। कहीं पे 4 साल का कोर्स होता है, कहीं पे 2 साल का कोर्स होता है। हमने क्या तरीक़ेकार रखा है कि यस, जब हम 7th सेमेस्टर में बच्चे होंगे, 6th सेमेस्टर में बच्चे होंगे, तो हमने मुख्तलिफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से उनके ऊपर पिक एंड चॉइस होगा कि अगर वो इस पर करना चाहते हैं तो हम उन्हें 4 महीने की और 6 महीने की मुख्तलिफ ट्रेनिंग देंगे। इसके साथ साथ हमने क्या 2 और तरीक़ेकार रखा। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर 6 महीने का डिप्लोमा भी कराने जा रहे हैं, और फिर साथ साथ हमारे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ रब्ता है। हमारे ख्वाहिश है कि 2 साल का और 4 साल का कोर्स भी कराया जाए, BS और MS का कोर्स भी कराया जाए, ताकि मेरा नौजवान भी दुनिया के नौजवानों के साथ इस नई टेक्नोलॉजी में कम्पीट कर सके, आगे बढ़ सके, अपना जगह बना सके और पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर खिदमत सर अंजाम दे सके। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आयशा गौस पाशा साहिबा ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी कभी भी उसके ऊपर से पाबंदी नहीं हटेगी, हमेशा पाबंदी रहेगी। अब जब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन की, तो उसका एक बहुत अहम कंपोनेंट है क्रिप्टो करेंसी, और सारी दुनिया में उसके ऊपर काम हो भी रहा है और मुख्तलिफ ममालिक उससे जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम उस तरफ क्यों नहीं जा पा रहे? वैसे क्रिप्टो करेंसी पे थोड़ी सी वर्किंग हमारी मिनिस्ट्री ने भी की थी आज से 2 साल पहले, बट अनफॉर्चुनेटली कोई जैसे कहते हैं कॉन्क्रीट रिजल्ट हमें मिल नहीं पाया। और फिर ये जो सूरत हाल हमने पिछले 2, 2.5, 3 सालों में देखा है कि आपने देखिए बड़ी फ्लक्चुएशन है। फ्लक्चुएशन का मतलब ये कि कभी बहुत तेज़ी से वो पीक पे जाता, फिर हमें ये मैसेज मिलता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे फ्रॉड भी मौजूद है। चूँकि पाकिस्तान में इस किस्म का रूल्स एंड रेगुलेशन अभी नहीं बना हुआ है, और हमारी ख्वाहिश है कि डेफिनेटली रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाए। इसलिए ऑफिशियली तौर पर मेरा ख्याल है क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि पाकिस्तान की बड़ी तादाद में नौजवान इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कुछ पैसे भी बना रहे हैं और कुछ पैसे लूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा मशवरा अपने नौजवानों को ये कि जब तक कि पाकिस्तान में कोई कायदा कानून ना बन जाए, जितना अवॉइड कर सकते अवॉइड करें। सही है। और सर 5G के बारे में भी बड़ा सवाल होता है कि कब आएगा पाकिस्तान में 5G इंटरनेट? मेरा ख्याल है कि शिफा इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। मेरी तो ख्वाहिश मतलब शुरू दिन से जब मैंने वजारत संभाली थी, साथ साथ आपने देखा कि 4G के साथ साथ मेरी कंसंट्रेशन हर महीने में बल्कि हर 15 दिन पे 5G प्रिपरेशन के हवाले से मैं मीटिंगें भी करता चला आ रहा हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली जो आपने देखा कि जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, जो इकनॉमिकल सूरत हाल है पाकिस्तान की बनी है, इस पर 5G को लॉन्च करना मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं हर सूरत में जून के महीने में 5G को पाकिस्तान में लॉन्च करूँ। लेकिन जो सूरत हाल बनती चली आ रही है, मैं समझता हूँ कि यकीनन हम इस पे 4 से 6 महीने और लेट हो जाएंगे। लेकिन टारगेट लाजमी तौर पे कि 5G को पाकिस्तान में लॉन्च किया जाए। अगर पाकिस्तान के तमाम शहरों में नहीं तो एटलीस्ट पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के लिए हमारी तैयारी जारी बस आ रही है। हमने मुख्तलिफ टेलकॉस कंपनी को ऑन बोर्ड लिया हुआ है। बिलखसूस मैं समझता हूँ कि हमारे साथ जोंग ऑन बोर्ड है। जैज से भी मैं बात करूँगा कि अगर सूरत हाल बेहतर होती है तो यस, पाकिस्तान में कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में 5G को लॉन्च कर दिया जाए। बिल्कुल सर, कराची की बात तो करें, पहले तो वहाँ तो मेयर तो लॉन्च हो जाए सर, मेयर नहीं लॉन्च हो रहा वहाँ पर। और वैस आपको अंदाज़ा है कि कराची के साथ हमेशा सौतेली माँ का सलूक किया जाता है। आप सब ने देखा कि जब जनवरी में इलेक्शन हो रहा था तो MKM पाकिस्तान के क्या पॉइंट है। MKM पाकिस्तान ने कहा था कि कराची करोड़ों आदमियों का शहर है, इसकी डिलिमिटेशन को बेहतर से बेहतर किया जाए। हमारी बात शुरू में नहीं सुनी गई, लेकिन अब फाइनली मेरा ख्याल है कि जब इलेक्शन हो गया और जब MKM ने इलेक्शन का बायकाट किया और अब सब ने देखा कि हार्डली रिजल्ट 6%, 7% से ऊपर नहीं गया। इसके बावजूद बाद में सिंध गवर्नमेंट का एहसास हुआ और आपने देखा कि तकरीबन
53 सीटें उन्होंने इजाफा किया। हमारी ख्वाहिश शुरू से थी कि आप सीटों का इजाफा करें, कराची के तमाम इलाकों को उसमें शामिल करें, इससे उनकी सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन में इजाफा होता है। लेकिन एनीवे मैं समझता हूँ कि अब जो भी हुकूमत, जो भी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आती है, शहर की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए काम करें। MKM के पास आगे मौके मौजूद हैं। आइंदा सूबाई असम्बली का इलेक्शन होने जा रहा है, कौमी असम्बली का इलेक्शन होने जा रहा है। MKM फुल स्विंग के साथ उसमें पार्टिसिपेट करेगी और साबित करेगी कि यस, अर्बन सिंध जो है MKM से बिलोंग करता है। कौमी असेंबली का इलेक्शन कब होने जा रहा है सर? ये तो आपने खबर ही दे दी हमें। देखें, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए पॉलिटिकल पार्टी मेरी क्या ख्वाहिश है कि हर सूरत में 14 या 15 अगस्त मेरा ख्याल लास्ट डेट है कौमी असम्बली की, जिस 5 साल मुकम्मल होने पे। और जमहूरी तरीके कार भी अवैध शिफ यही है कि असम्बली अपने 5 साल का टेन्योर मुकम्मल करे। 5 साल के बाद आप अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम के दरमियान जाए। अवाम जिसके भी हक़ में वोट देती है, जिसके साथ खड़ी होती है, जिस पार्टी का MKM हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, जमात इस्लामी हो, बैलेट से जिसका वोट बरामद होता है, उसका हक़ बनता है कि हुकूमत सादी करे। आई होप कि आने वाला इलेक्शन जो है अक्टूबर या नवंबर में होगा और इस पर मेरा ख्याल तमाम सियासी पार्टी पार्टिसिपेट करेंगी। सही। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। बात थी पाकिस्तान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पॉलिसी की। अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो सारे नए मामलात हैं टेक्नोलॉजी के, ये किस तरह से हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट जनाब अहमद मंजूर साहब मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे कि जी ये क्या मामला है, कैसे कैसे हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील होता हुआ देखेंगे आने वाले चंद सालों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। सर देखें, गवर्नमेंट तो ले आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पॉलिसी, ठीक है जी। अब ये हमने नाम तो सुन लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये वगैरह वगैरह वगैरह, ज़िंदगी तब्दील हो रही है। अजीब, एक लोग ना सोच रहे हैं पता नहीं हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं जिंदा रहेंगे। रोबोट्स आ जाएंगे, रोबोट्स बन जाएंगे, रोबोट्स टेक ओवर कर लेंगे। आप यहाँ फिजिकली मौजूद होंगे नहीं, आपका रोबोट बैठा हुआ होगा, आराम से बातचीत चल। हमारी भी शायद पता नहीं नौकरियों का क्या होगा, हमारे भी कोई एवटार्स बैठे हुए होंगे। लेकिन हमारी ज़िंदगियाँ कैसे तब्दील होने वाली हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करेंगी, ये थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए। अच्छा वैसे भी इसके अंदर ना डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं एक्चुअली, जो आने वाले दौर में, जिसमें से बहुत सारी हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग या डेटा साइंसेज या इस तरह की, जो आप लोग जब सबसे बड़ी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ना, यानी तब्दील किया था दुनिया। डायल-अप आया था ना, डायल-अप आया था, उससे पहले यानी 90s में आप चले जाएं, म्यूजिक का वैसे अलग ही टाटा जो होता था, ठीक है ना, आज भी 56K का हम लोग याद करते हैं। लेकिन आजकल के बच्चों को आप वो बताएं ना, वो रिंग वाला फोन होता था जो 5 मिनट में हाथ थक जाता था पकड़े पकड़े, ठीक है। आज फोन पे लगे रहते हैं ना जिस तरह, वो सारा टाइम सारा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था उस दौर में। तो इसी तरीके से अब आने वाली टेक्नोलॉजी जस्ट लाइक ब्लॉकचेन, AI, IoT, ठीक है, मेटावर्स की हम लोगों ने एक दफ़ा डिस्कशन की थी, ठीक है। देखें 3 टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिन्होंने दुनिया को चेंज करके रख देना, जिनमें नंबर 1 है IoT। अच्छा, वो क्या है और कैसे करेगा, थोड़ा सा बताएं जरा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। अब उसके अंदर जैसे आपके पास स्मार्टफोन है या स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट सिटीज का आपने नाम सुना होगा, तो इसमें लोगों को ये समझ नहीं आता कि ये शुरू में जो स्मार्ट है असल में ये क्या चीज़ है। यानी मेरा आपसे क्वेश्चन है, स्मार्ट क्या है? खूबसूरत लोग रह रहे होंगे, खूबसूरत लोग, ऑटोमेशन ज्यादा होगी, ऑटोमेशन होगी, यस दैट्स कन्वीनियंस ज्यादा होगी प्रोबेबली। स्मार्ट इज बेसिकली एब्रीविएशन अच्छा ऑफ सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी का। अच्छा ओके, हमें जो है ना, हम उसको बस जी स्मार्ट है, जैसे बैंक के सेशंस के दौरान स्मार्टफोन है जी, पतला फोन है जी, घड़ी देखें स्मार्ट लग रही है, ठीक है ना, तो वो स्मार्ट लगने में हमारा ज्यादा फोकस है, उसको सीखने में नहीं, ठीक है। तो उसकी वजह से वाकई वो काम हो जाएगा। तो मैं अगर थोड़ी देर के लिए IoT को ये कहना शुरू कर दूं कि डेटा गैदरिंग टूल है। अच्छा, जैसे हमने पेंडेमिक के दिनों में देखा, यानी कि आपने फोन्स के थ्रू BP भी अपना चेक किया, आपने ब्रीदिंग भी चेक की, ये तमाम चीजें चेक करते रहे ना, बिल्कुल। तो वो डेटा किसी जगह पे सेव होना शुरू हो जाए और वो किसी ऐसी जगह पे सेव हो जाए जहां से आप उसको चेंज ना कर पाए। अच्छा, सो दैट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ब्लॉकचेन एक ऐसी जगह है या आप कह लें ऐसा रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है जहां पे चीजें चेंज नहीं हो पाएंगी। ठीक है, ठीक है। तो एक ये आ गई, एक डेटा गैदरिंग टूल आ गया, तो मैं कह सकता हूँ ये डेटा स्टोरिंग टूल है जो ब्लॉकचेन है। देन उससे नेक्स्ट अमल आता है AI का। अब AI को अगर मैं ये कहूँ भाई रोबोट्स आ जाएंगे, दुनिया टर्मिनेटर 2 जैसी हो जाएगी, वैसा तो नहीं होने लगा, ठीक है। तो AI ने ये जो ब्लॉकचेन पे डेटा पड़ा हुआ जो चेंज मैनिपुलेट नहीं हो सकता, उसकी बेस पे वो आपकी लाइफ को ज्यादा प्रोडक्टिव बना देगा।
अच्छा, ठीक है। जैसे अभी आप चैट जीपीटी यूज करते हैं, हाँ, हर बंदा यूज करता बंदा है। use अभी करता पिछले दिनों मैं एक जगह सेशन दे रहा था, वहां पे मैंने छोटे छोटे बच्चों से पूछा तो कहते हैं हाँ जी हमने इस पे ऐसे लिखे हैं। जी 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 जी, उनकी मुझे तो लग रहा है ज़हनी सलाहियत खत्म हो रही है। नहीं, इस पे देखें, इस पे ना मैं वहां पे जो टीचर्स है ना, मैंने उनको एक आइडिया दिया था, यूनिवर्सिटी से मैं बात भी करता हूं, मैं कहा आपका पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत बेहतर हो सकता है इससे। कैसे? एक बंदा आपको पता जो ये चैट जीपीटी से बना के लाएगा, आप उसको खड़ा करें सामने से, डिफेंड करो इसको। हाँ बिल्कुल, ठीक है। टोटल पूरे सेमेस्टर में सपोज कर लें आपने कॉन्सेप्ट की बात हो जाएगी सारी, आपने 10 को जो है ना 10 वाइट पेपर्स को डिफेंड करना। अब उसकी ज़हनी सलाहियत बढ़ रही है मेरे ख्याल में, लेकिन जो काम वो 50 मिनट में या 1 घंटे में करता था ना पहले, अब वो 10 मिनट में करना शुरू हो गया। नहीं, लेकिन फिर तो बिल्कुल ही वो जो किताबें लिखना, इंटेलेक्ट, वो लिखत पढ़त का कॉन्सेप्ट ही फिर खत्म हो जाएगा। बेसिकली डिफेंड तो कर लेगा वो, डिफेंड कर, लेकिन वो जो लिखने की सलाहियत है, वो राइटर्स प्रोड्यूस होते थे, वो पोएट्स वर्ड्स तो बस वो डिपेंड करता है। यानी कि देखें, जब तक अभी क्या होता है, चैट जीपीटी तखल्लुस चैट जीपीटी उसी के अशार होंगे और उसी के जो है वो देखें उससे ये हो गया ना। अब जैसे इस टाइम पाकिस्तान में सपोज कर लेते हैं, एक और आइडिया आपसे शेयर करता हूँ कि जी सपोज कर लेते हैं इस टाइम पाकिस्तान में जो रिसर्च पेपर्स हैं वो कितने शाया होते हैं जो पाकिस्तानी शेयर करते हैं, 10, 2, 3, 4। अगर हम उसको चैट जीपीटी के थ्रू करें और बाद में हम उसको उसके ऊपर हमारा नॉलेज ग्रिप भी उतनी हो तो वो 50 पे भी तो बेसिकली राइटिंग प्रोसेस हम अपना आसान कर लें, वो आसान कर रहे हैं आप। बाद में उसमें चेंजेस आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इमेजिन कर रही हूँ वही तखल्लुस वाली सारी यानी आप नहीं बकायदा पोएम्स लिख सकते हैं आप। पोएम्स ये तो वो लिखता है चक्कर चैट ही नहीं है ना। जीपीटी, यानी आप उस पर लिखें कि मगर कहाँ गालिब कहाँ चैट जीपीटी, फर्क तो खैर होगा ना। यानी मैं भी लिखूं कि जी मुझे अवैस भाई पे या मैम के ऊपर जो है ना कोई अच्छी सी यूनिक किस्म की वो बना के पोएट्री बना के वो बना देगा, हाँ, जो पूरी दुनिया में किसी जगह नहीं होगी। और उससे अगर हम कहें कि फैज अहमद फैज के स्टाइल ने बना दे तो भी बना देगा, बिल्कुल। ठीक है जी। तो लेकिन आपने जो ब्रेन है ना उसको आप किसी इंटेलेक्चुअल काम पे लगा सकते हैं जी। ये रिसर्च वर्क है। तो रिसर्च वर्क से आप बच रहे हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल इंसान का दिमाग ज्यादा काम करना शुरू कर देगा। दिस इज व्हाट आई थिंक। और क्या चीजें ऐसी हैं जो कि तब्दील कर रही हैं, जो आप बता रहे थे? अभी वो मेटावर्स आ रहा है जी, ठीक है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले एवाटार्स की बात की थी। तो अगर हम उसको प्रैक्टिकल लैंग्वेज में लेके जाएं कि जी उसके अंदर 2 तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है वर्चुअल रियलिटी और एक है ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, या जैसे वो कई दफा आप टीवी चैनल पे ग्रीन पर्दा लगा होता है तो पीछे वो एक वर्चुअल रियलिटी बना देते हैं। सो दैट्स अ वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं बैठा हुआ, मेरा यहाँ पे अवतार यानी नजर आ रहा है। ठीक है। देन इसी तरह ऑगमेंटेड रियलिटी, सपोज कर लेते हैं मैं एक यूनिवर्सिटी में जाता हूँ और वो मेरे ग्लासेस ले लेते हैं, जो आजकल आपको पता है नए आने लगे हैं, स्मार्ट का वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, स्मार्ट ग्लासेस आ रहे हैं। अब वो स्मार्ट ग्लासेस क्या करें, वो मेरा लें और उसके अंदर ना ओएस उसका अपग्रेड कर दें। ठीक है, जैसे ही मैं जाके पढ़ाने के लिए जाऊँ आगे, तो मुझे हर बंदे के ऊपर कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा हो, जिसमें उसका बैच लिखा हुआ है या उसकी डिग्री लिखी हुई है या नाम लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल करके देखें कि सपोज कर लें एफबीआर इसको वो कर लेता है। जैसे ही एफबीआर के उसमें ऑफिस में एंटर हो तो पता लग रहा हो कि इस बंदे ने टैक्स दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ। जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। तो ये रियल यूज केसेस है। अच्छा, आप किसी जगह से गुजर रहे हैं, विंडो शॉपिंग का एक कॉन्सेप्ट है, सारी दुनिया को पता है विंडो शॉपिंग क्या होती है। इट मेक दैट रियलिटी। कैसे कि जी आप देख रहे हैं कि अच्छा ये वॉच अच्छी है, आपने उस पर क्लिक किया और वॉच आपके यहाँ पे अगर नजर आनी शुरू हो जाए तो आप ट्राई करने के एक तरह से कि कैसे लगेगी। इसको ई-कॉमर्स के अंदर ले जाके देखें कि आपने एक एवाटार बना लिया, वो बिल्कुल एज इट इज मेरी जो डायमेंशन है उनके ऊपर सही है। तो कपड़े वपड़े सारे एग्जैक्टली मैं उसको ऑनलाइन देख सकता हूँ, सब कुछ चीजें चेक कर सकता हूँ। वो हमारे यहाँ अभी तक वही चल रहा ना, वर्चुअल जमीन खरीद लो। वर्चुअल जमीन खरीदी जा सकती है, उसका फायदा है कोई? देखें, अच्छा इसका भी एक प्रैक्टिकल चीज आपको बताता हूँ। अभी तो ये है ना कि वो फ्रॉड्स कर रहे हैं, लोग करी जा रहे हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह को शुरू में हमारी एक दफा डिस्कशन हुई थी, आपको याद होगा, तो उस पर लोग फ्रॉड्स करते हैं। देखें, लेकिन रियल एस्टेट ने उसको इस तरह से वो लेके आए हैं कि ग्लासेस बना दिए और आपको एक जगह खड़ा कर देते हैं कि अब देखिए अगर आप ये फ्लैट खरीदेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी योर अपार्टमेंट की बेस पे भी तो हो सकता है। बिल्कुल, कि आपने उसको बताया कि मेरा 1 कनाल जगह और मुझे 2 मंजिला घर चाहिए, नक्शा बनाओ। हाँ, नक्शा। तो वो आपको एक जगह पे एक मल्टी डायमेंशनल ट्रेडमिल पे खड़ा करे और साथ आपको गॉगल्स लगा दे और आप उसका फीलर ले रहे हैं। सो मेटावर्स इज बेसिकली फील। सही है। सर, क्योंकि हमारे पास आखिरी 1 मिनट है तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आजकल मेटावर्स पे लोग जमीनों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, ये कैसे होती है और क्या ये फायदेमंद नुकसानदेह क्या है? ये कुछ नहीं है दरअसल, यानी वर्चुअल जमीन क्या होती है, ठीक है, इसको वही प्रैक्टिकल हम कैसे बना सकते हैं कि जी आपका असल जो घर है वो एड्रेस उसको जोड़ा जाए ब्लॉकचेन के साथ और उसको ही गूगल अर्थ पे वो कर दिया। जैसे मैंने अगर वैस भाई के घर आना है
तो मुझे फौरन पता लग जाए, जैसे मैं क्लिक करूं गूगल अर्थ पे तो वो मुझे नजर आ रहा हो, तो वो असल में भी वो डिजिटली भी आपका, वो असल में भी आपका, तो वो फ्रॉड और कब्जा ग्रुप वगैरह खत्म नहीं हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं वहाँ जाके जो चीज़ें खरीद रहा हूँ ये ना खरीदूँ मैं, वो फायदा नहीं है ना अभी फायदा कोई नहीं है। ओके, या ऐसा नहीं है कि अभी सस्ती मिल रही है ले लूँ कुछ बाद में तो फायदा बाद में उसकी ओनरशिप नहीं रहेगी। आप फेसबुक के ऊपर जाके जितने मर्जी टोकन्स परचेज कर लें उसके, फेसबुक अचानक कहता है मैं बंद कर रहा हूँ फेसबुक की, अल्लाह खैर खत्म हो गई बात। चले जी, जबरदस्त, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने वक्त दिया और हमें कुछ समझाने की कोशिश की कि दुनिया तब्दील किस तरह होने जा रही है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान की जो धरती है उसने बहुत सारे दानिश्वरों को जन्म दिया है और उनके काम की दुनिया मौतरफ है। उनमें एक बहुत बड़ा नाम है अकबर एस अहमद साहब का। उन्होंने अपना सफ़र तो ब्यूरोक्रेट के तौर पर शुरू किया था, लेकिन फिर उन्होंने इख्तियार से ज़्यादा इल्म की तरफ तवज्जो दी और इल्म की तरफ वो चले गए, तालीम और तसनीफ़ के शोबे से मुंसलिक हो गए। जो पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी कायद आज़म के हवाले से, जिना द मूवी, वो भी उन्हीं की काविश थी, उन्होंने ही लिखी थी। और उसके अलावा मुख्तलिफ किताबें उन्होंने लिखी हैं, पाकिस्तान के लिखे हुए हैं, बिल्कुल पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में, और अमेरिकन यूनिवर्सिटी में इस वक्त वो प्रोफेसर हैं। और आलम इस्लाम के जो मसाइल हैं, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आज हम उनसे बात करते हैं। हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं प्रोफेसर डॉक्टर अकबर एस अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो चूंकि अब आप पाकिस्तान में बहुत वक्त आपने गुजारा, सारी ज़िंदगी यहीं काम किया, यहीं खिदमत की कौम की, और फिर आप चले गए ओवरसीज़ पाकिस्तानी बन गए। तो एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब आप बाहर से बैठकर मुल्क की तरफ देख रहे हैं तो आजकल के हालात में क्या महसूस कर रहे हैं? बहैसियत एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के, जो पाकिस्तान के लिए अपने दिल में बड़ा दर्द है उसको और प्यार है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बड़ी तारीखी मोड़ पे खड़ा है। पाकिस्तान बहैसियत एक कौम, एक नेशन, और दो रास्ते सामने। एक रास्ता है डेमोक्रेसी का, कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स, लॉ एंड ऑर्डर, वुमेन्स राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, और कायदे आज़म के जो तीन बड़े बड़े मशहूर लफ्ज़ थे, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। और दूसरा रास्ता बिल्कुल बरअक्स, ऑपोजिट है, आमरीत, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स, खून खराबा और क्राइसिस। तो पाकिस्तान को ये फैसला करना पड़ेगा कि किस रास्ते पे जाना चाहता है, क्योंकि इसका फिर आगे जाके बहुत इम्प्लिकेशंस है कौम के लिए। और ये कौम बहुत ही अहम कौम है, मामूली कौम नहीं है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मुस्लिम नेशन, 240 मिलियन पीपल, इट इज़ न्यूक्लियर, इट इज़ इन अ वेरी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इन एशिया। एब्सोल्युटली। लेकिन सर अब जब पाकिस्तान जो है वो अपने हवाले से जब डिसीजन करे, या फिर यूँ कहिए कि खित्ते के बाकी ममालिक से जब ताल्लुकात की बात करे या फॉरेन पॉलिसीज़ के फैसले करे, तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को सामने रखनी चाहिए? जो तज्जिया लेना है अपने मुस्तकबिल का, अपनी डेस्टिनी का, अपनी तशख़्ख़ुस का, आइडेंटिटी का, इट मस्ट बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रेट पावर राइवलरी, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं ग्रेट पावर राइवलरी। अब आप देखें पाकिस्तान के इर्द गिर्द ग्रेट पावर्स हैं, एक तरफ चीन है, एक तरफ रूस है, एक तरफ इंडिया है जो इमर्जिंग, इट्स एन इमर्जिंग ग्रेट पावर, एटलीस्ट रीजनल पावर, और ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स जो पाकिस्तान के साथ इट हैज़ अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप। सो विद इन दैट पाकिस्तान को अपना एक रास्ता पैदा करना है विच विल इंश्योर इट्स मैक्सिमम सिक्योरिटी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर इट्स पीपल। सो इट इज़न्ट कि वो एक वैक्यूम में काम कर रहा है। पाकिस्तान इज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एंड हैज टू नेविगेट वे अहेड। लेकिन डॉक्टर साहब, वे अहेड हमारा होगा क्या? हम, आपको क्या लग रहा है किस तरफ जा रहे हैं जब आप बाहर से बैठ के इस वक्त की पाकिस्तान के अंदर की सियासी सूरत हाल देख रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक ही रास्ता है, एंड आई होप द लीडर्स ऑफ पाकिस्तान विल टेक दैट रोड। एट दिस मोमेंट देयर इज अ बिग क्राइसिस। पाकिस्तान में बहुत बड़ा क्राइसिस है, पूरी दुनिया देख रही है। वो जो हमने सीन्स देखे टेलीविजन पे, रोना आता है। जो लोगों के घर पे हमले हो रहे हैं, नेशनल मॉन्यूमेंट्स पे हमले हो रहे हैं, औरतों के बालों के साथ घसीट रहे हैं पब्लिकली वीडियो पर। ये तो मैं तस्वर भी नहीं कर सकता था कि मैं इमेजेस देखूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी अपने
इंस्टीट्यूशंस पे, अपने लोगों पे हमले करने। और मसला क्या है? मसला है कि डिबेट चल रही है इलेक्शंस हो या ना हो। तो एक ही रास्ता सामने पाकिस्तान के, दे मस्ट डिक्लेयर अ डेट फॉर इलेक्शंस, दे मस्ट होल्ड द इलेक्शंस, और जो भी नतीजा है दे मस्ट एक्सेप्ट इट। ये 1971 का जो क्राइसिस था, 71 का, हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये था, वो था, इसका कसूर है, उसका कसूर है। क्राइसिस वाज ऑफ इलेक्शंस। 1970 में इलेक्शंस हुए, मुजीबुर रहमान जीते, एंड दे शुड हैव गॉट द गवर्नमेंट। लेकिन दी पावर एलीट ऑफ पाकिस्तान सेड नो, हम इनको हुकूमत नहीं देते, इनको हम इक़्तिदार नहीं देंगे, हम अपनी मुट्ठी में रखेंगे। एंड रिजल्ट वाज सिविल वॉर एंड ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान। सो आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्ट सिचुएशन अभी डेवलप है पाकिस्तान में। What I'm saying is that there is a crisis, there is a solution. Solution is hold the elections, fair and free elections. और जो भी जीते, let them solve the problems of Pakistan. Pakistan के बड़े problems है, economic problems है, law and order problems है, federation problems है. A government has to solve them. ये government या the next government या the elected government, but they have to be solved, and it can only be solved through elections. So the people of Pakistan feel yes, we have participated. जो आपका मामूली आम आदमी है सिंध में या बलूचिस्तान में या पंजाब में, फ्रंटियर केपी प्रोविंस में, वो ये महसूस करे कि जी हाँ, हम पाकिस्तानी हैं, हमने अपना वोट दिया और अब हम फैसला देखते हैं और हम इस हुकूमत के पीछे हैं कि आगे बढ़े और हम सबको ऊंचे ले। तो सर, आपके ख्याल में वैसे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने कभी भी जमहूरियत का जो सही एसेंस है उसको समझा है? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख इज अ काइंड ऑफ स्ट्रगल। आप देखें, अगर एनालाइज करें, मैं तो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जद्दोजहद मुसलसल इट इज़ टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी चलती है, हुकूमत आती है, 5-6 साल चलती है और इट इज़ टॉपल और मिलिट्री रूल स्टार्ट्स। तो पाकिस्तान हिस्ट्री इज़ मूविंग बिटवीन डेमोक्रेसी एंड मिलिट्री रूल। तो पाकिस्तान को फैसला करना है, जैसे मैंने कहा था, दो जो रास्ते हैं, कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। और अगर ये डेमोक्रेटिक पाथ नहीं लेता पाकिस्तान, तो फिर बहुत पीछे रह जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान ये फैसला करे और आगे बढ़े जुर्रत के साथ, कॉन्फिडेंटली और सिक्योर अबाउट द फ्यूचर। बिकॉज ये स्ट्रगल ये आजकल के दौर की नहीं है, ये मुस्तकबिल की है। जो आपकी पाकिस्तानी आबादी है, ज़्यादातर यंग पाकिस्तानी से, ये दुनिया में इज वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशंस। इनका आप सोचें, इनकी कैसी दुनिया होगी 20 साल 30 साल के बाद। ये ओवर पॉपुलेटेड मुल्क होएगा, लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे और ग्रेट पावर राइवलरी चारों तरफ पाकिस्तान को घेरे हुए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यंग जनरेशन आपकी तालीम याफ्ता हो, अवेयर हो ऑफ द वर्ल्ड और इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड करने को तैयार हो, कॉन्फिडेंटली एज पाकिस्तानीज विद पैट्रियोटिक हार्ट्स एंड विद क्लियर विजन कि ये हमारा मुल्क है, ये हमारी आइडेंटिटी है और हमें आगे कैसे जाना, कहाँ जाना है। तो सर, आगे बढ़ने के लिए आपके ख्याल में पाकिस्तान के कौन से 3 ऐसे इश्यूज हैं जिन पर के हंगामी बुनियादों पर काम करने की हम सबको जरूरत है? मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी नई नस्ल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट है वो है तालीम। तालीम पे अगर हम नहीं एम्फसाइज करेंगे तो हमें बहुत इसका नुकसान होगा। और मुझे तो ताज्जुब होता है, आप देखें, हमारा मज़हब है मेजॉरिटी का इस्लाम, और इस्लाम में इतनी एम्फसिस है ऑन तालीम कि कुरान शरीफ में बार बार इल्म का जिक्र है। इट इज़ द सेकंड मोस्ट यूज्ड वर्ड इन द होली कुरान। आप सोचें, पूरे कुरान शरीफ में अल्लाह ताला अगर चाहता तो कहता कि ताकत हो और पैसा बनाओ और जो भी है, बार बार कुरान शरीफ कहता है इल्म 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 को हासिल करो। इल्म इतना इसका दर्जा है कि ये इबादत के लेवल के इसकी अहमियत है। तो अब आप हकीकत देखें, पाकिस्तान की हकीकत ये है कि हम इतना कम खर्चा करते हैं तालीम पर। औरतों के लिए तो देयर इज वर्चुअली नो एजुकेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देयर सम वेरी एजुकेटेड एंड वेरी ब्रिलियंट women and young men in Pakistan, but मैं कह रहा हूँ ओवरऑल, आप ओवरऑल स्टेटिस्टिक्स देखें तो पाकिस्तान इज वेरी 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 लो ऑन द इंटरनेशनल स्केल। तो हमें इसकी तरफ तवज्जो करनी है। वी हैव टू एजुकेट द यंग जनरेशन, फुली इस पे एम्फेसिस करें। और साइंस, IT, ऐसी डिसिप्लिन जो जदीद हैं, जो इनको तैयार करें कि दुनिया के साथ ये
इंगेज करें और मुकाबला करें, वरना बहुत पीछे रह जाएंगे। और मैं तो एक प्रोफेसर की हैसियत से बोल रहा हूँ, ऑन कैंपस मैं देखता हूँ हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं पाकिस्तान से, बड़े ब्रिलियंट होते हैं, बड़े हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन उनका बड़ा डिसएडवांटेज होता है क्योंकि वो कम्पीट कर रहे होते हैं और स्टूडेंट से जिनको ऑलरेडी ये फैसिलिटीज मिली हुई है। सो हमें ये नेक्स्ट जनरेशन को ये फैसिलिटीज देनी है ऑफ टॉप एजुकेशन। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो अगले 5 से 10 सालों में आप उसे कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट्स में रह चुका हूँ बहैसियत कमिश्नर, पॉलिटिकल एजेंट, डिप्टी कमिश्नर, और मेरे लिए इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सोसाइटी, स्पेशली पाकिस्तान। अब ये मेरा मंतक आप फॉलो करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रायोरिटी है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट देती है, हर गवर्नमेंट, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट बार बार एम्फसाइज कर रही है इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रीवियस गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, उससे पहली गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ इट कैन नॉट फंक्शन इन अ वैक्यूम। जब मैं डिस्ट्रिक्ट में था मैं देखता था कि जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जो सेठ है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है, वो बहुत ही रिलक्टेंट है अपना पैसा लगाने के लिए इन एन इंडस्ट्री, बिकॉज वो कहता है मैं पैसा लगाऊंगा, कल को कोई मेरे वर्कर्स को या मेरी चौकीदार को अगवा कर लेगा या हमला कर देगा मेरी फैक्ट्री पर, तो मेरा नुकसान होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू हैव लॉ एंड ऑर्डर, टू हैव क्रेडिबिलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट्स, उसके बाद आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। अब आप देखें, एक मिसाल देता हूँ मैं आपको, जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था है, आई होप अभी तक है, बिकॉज उस पर भी क्वेश्चन मार्क लोगों ने कहा है, दैट इज दी बेल्ट, चाइना बेल्ट रोड, बेल्ट एंड ये जो आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, दिस हाईवे के लॉन्ग जो प्रोजेक्ट था, चाइना प्रोजेक्ट इन ग्वादर। अब ग्वादर में बार बार ये किस्से होते हैं कि कभी चीनी को अगवा कर लिया, कभी हमला कर दिया, कभी स्ट्राइक्स हो रही हैं। इससे चाइना भी घबरा गया है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी घबरा गए और पाकिस्तानी भी घबरा गए। सो लॉ एंड ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशली लोकल लोगों को, जो लोकल आवाम है। अब जैसे बलूचिस्तान में, ग्वादर में लोकल लोग हैं, मैं तो वहाँ रह चुका हूँ, मकरान में एज कमिश्नर, और बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े तालीम याफ्ता हैं, बड़े उनमें हुनर है और अवेयरनेस है दुनिया की। उनको आप इन्वॉल्व करें कि भाई तुम्हारे लिए फ़ायदा है इसका, इसमें तुम्हारा ये फ़ायदा है, प्लीज़ पार्टिसिपेट एज पार्टनर्स। और जब तक ये नहीं होएगा और अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम रहता है तो तरक्की नहीं हो सकेगी। तो मेरे लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे पहले इट मस्ट बी लॉ एंड ऑर्डर। इट इज़ लाइक द हॉर्स एंड द कार्ट। जो आपने मुहावरा सुना है कि जब आपका घोड़ा है वो कार्ट को खींचता है, लेकिन आप कार्ट घोड़े के सामने नहीं लगा सकते, वरना वो कार्ट जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो हम जो करते हैं पाकिस्तान में, वी पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। सही है, बिल्कुल सही है। और डॉक्टर साहब, अब बाहर की दुनिया में इस वक्त जब लोग बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो उनके माइंड में पाकिस्तान का क्या तासुर होता है? क्या वो बाहर से देखकर पाकिस्तान के बारे में परसीव करते हैं? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप अपना इमेज बनाती हैं, पाकिस्तान का इमेज जो दुनिया में जाता है, दुनिया में देखा जाता है, और बदकिस्मती से पाकिस्तान का इमेज जनरली अच्छा नहीं है, ये मैं आपको कह देता हूँ। और मैं कहता हूँ लिटरली एज ए मेंबर ऑफ दी फैमिली। और क्यों नहीं अच्छा है? जो खबरें होती हैं दुनिया में, जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही है नहीं सही है, मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में जो छापते हैं लोग खबरें, वो पाकिस्तान के ताल्लुक से बस सिर्फ नेगेटिव होती है। किसी ने किसी पे हमला कर दिया, किसी को मार दिया, कोई वायलेंस है, कोई औरत पे जुल्म हुआ। अभी मुझे मेरे दोस्त हैं डॉक्टर जेम्स शेरा, क्रिश्चियन लीडर हैं ये पाकिस्तानी इन ब्रिटेन, उनका फ़ोन आया कल कि उनके चर्च पे गुजरांवाला के हैं और बहुत बड़े मुहिब वतन है, बड़ा उनको प्यार है पाकिस्तान से, खुसूसन कायदे आज़म से, और अभी उनको अवार्ड भी मिला है पाकिस्तान में। तो इनके गांव में गिरजा है गुजरांवाला, और उस पर हमला हुआ है, लोगों ने हमला किया उसको। ये बड़े उनको मायूस थे, कहने लगे कि देखो इंडिया में ये हो रहा है, ईसाइयों पे हमले हो रहे हैं, अब ये पाकिस्तान पे शुरू हो गया। ही वॉज वेरी अपसेट। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर पाकिस्तानी से कि वो एहसास उसको ये होना चाहिए कि वो वैक्यूम में नहीं रह रहा है। पूरी दुनिया देख रही है पाकिस्तान को और स्क्रूटनाइज कर रही है एक मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे। जो चीज़ निकलती है पाकिस्तान से वो बाहर दुनिया में उसको उठाती है, और अनफॉर्चुनेटली अगर नेगेटिव होती है तो उसको फिर और उछालती है। अब आप देखें अभी ये जो रिसेंट हुआ है, अब मैं आई एम नॉट मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, जो लेके आप अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अदालत में गिरफ्तार करते हैं, उसको धक्के लगाते हैं, थप्पड़ मारते हैं, और उसके साथ जो सलूक करते हैं, दैट इज़ नॉट हाउ सिविलाइज्ड कंट्रीज बिहेव विद देयर लीडर्स। अच्छा है बुरा, ही इज़ योर लीडर।
जो भी है, whether it's him or नवाज शरीफ है, जो भी लीडर आपका, unless you have a civil discourse against civil इज्जत और एहतराम से आप एक दूसरे को ट्रीट ना करें, तो उसका फिर नतीजा ये होता है कि दुनिया में लोग कहते हैं कि देखो ये पाकिस्तानी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वी मस्ट अप्रिशिएट, रिस्पेक्ट। कायदे आज़म का ये हाल था कि जब वो महात्मा गांधी जब असैसिनेट हुए, कायदे आज़म ने 4 दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ग्रेट ग्रेट महात्मा गांधी, ग्रेट। तो मतलब है दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर दैट वी मस्ट कॉपी, टू रिस्पेक्ट ईच अदर एंड बिहेव ईच अदर सो दैट यंग जनरेशन फील्स कि हाँ इस मुल्क में, इस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में हमें आगे बढ़ना है। सर फाइनली जो कि कायदे आज़म की बात है, तो क्या इस नेशन को मैसेज देंगे, या यूँ कहिए कि कायदे आज़म का हमारे लिए सबसे अहम पैगाम क्या था? कायदे आज़म के लफ्ज़ यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, इनको ना छोड़ें, याद रखें और सामने रखें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। प्रोफेसर डॉक्टर अकबर अहसन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, वन ऑफ द लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द वर्ल्ड। और पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन बस ऐसे लोगों से फ़ायदा उठाना ज़रूरी है, ऐसे लोगों से मिलना, ऐसे लोगों से बात करना और ऐसे लोगों को समझना। और जिन्ना साहब के ऊपर जितना काम इन्होंने किया है, वो बच्चों की जो इन्होंने किताब लिखी है कॉमिक बुक की फॉर्म में बच्चों के लिए कायदे आज़म के ऊपर, वो इतनी खूबसूरत, इतना कमाल का काम है। हर घर में वो किताब होनी चाहिए। एक जिन्ना साहब के और एक फिर इस्लाम के हवाले से जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं इन्होंने बाहर की दुनिया के लोगों के माइंड में जो है, वो भी बहुत कमाल काम है। उसके लिए भी इनको खराजे तहसीन देना बनता है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। कजाकिस्तान दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्कों में शामिल है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। रकबे के हिसाब से सबसे बड़ा जी इस्लामी मुल्क है, सबसे बड़ा, यस, दुनिया का 9वां बड़ा मुल्क है अदरवाइज। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वहाँ की जो हम सबको वहाँ जाकर देखनी चाहिए। पाकिस्तान और कजाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है उसको मजबूत कर रहे हैं पाकिस्तान में कजाकिस्तान के सफ़ीर जनाब यरजान कस्टफिन। आज हमारे खुशनसीबी हमारे साथ मौजूद हैं वो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। गुड अल्हम्दुलिल्लाह गुड। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। Morning. Sir, so we met you yes earlier also in our show, and it's been like 2 years now in Pakistan. Yes. How has been your stay in Pakistan, and what are the initiatives that you have taken for betterment of the relationship between? So I think that we are on the right track. Last year we organized a number of events for the first time in the history of our bilateral relations. For example, in December we organized a visit of the delegation from the Parliament of Kazakhstan, headed by the Speaker of the lower chamber. It was first ever delegation of such a high level. So the main idea is to develop our parliamentary cooperation. And again, for the first time, we held the session of our friendship group at the level of the National Assembly and the Majlis of the Parliament of Kazakhstan. Last year, we established so-called the Alumni Association of Kazakh universities. The idea is to maintain and strengthen ties with those people who graduated from our universities, within the last 3 decades. In May last year, we organized the biggest single country exhibition made in Pakistan 2022. Wow. More than 130 business people from Pakistan came to participate in this event. Again, the same month we organized a conference dedicated to the legacy of Allama Iqbal in Kazakhstan. Wow. It was the first ever conference organized dedicated to your great thinker. People know not him only and in read Kazakhstan. him Yes, in yes. Kazakhstan. Not only in Kazakhstan but in the entire Central Asian region. So a lot of events took place. And what are the plans coming in the future? Yeah, sure. So this year we opened our Kazakhstan house in Lahore. Next month we are going to open honorary consulate in Karachi. At the end of June, inshallah, we want to launch direct flights from Almaty to Lahore and then from Almaty to Karachi. So finally we will be able to enjoy direct, so how is the tourism between two countries? This is the issue. In the mid of July, we are planning to organize a forum dedicated to cooperation in tourism in Kazakhstan and Turkestan. Turkestan is our cultural capital. I met several times with the commissioner of Lahore. So our idea is to establish twin cities between Lahore and Turkestan to develop our cultural ties. So I do believe that apart from our,
focused on the federal government, we should also focus on developing cooperation at the regional level. City to city Yes, sure, relationships. city to city, regions to regions. So this is why I'm traveling on regular basis to different regions. And for example, this Sunday I'm traveling to Multan. Oh, you're going to Multan. Yeah. So what city have you been most inspired by in Pakistan? Lahore. Lahore. You know, whenever I visit What about Lahore? Bachahi Mosque. Bachahi Bachahi Mosque. Mosque. It's the cultural beautiful. And what about the food? Food, you know, delicious, but sometimes it's a bit spicy for us. Oh, wait, yes. Yeah, yes. yeah. What about the trade and commerce and economic activities that can be explored? In terms of our bilateral trade, I must say that with the government of Pakistan, we are working on two very important documents. The first one is the transit trade agreement, and the second one is about establishing collaboration between our customs administrations. And we do believe that it will help us to boost our bilateral trade. This year, we are planning to organize different events dedicated to strengthening B2B ties. Recently, I met with the with the Islamabad Chamber of Commerce, and they confirmed their willingness to send 150 business people from the capital alone to Kazakhstan to explore the business opportunities. I met also with the Rawalpindi Chamber of Commerce, Lahore Chamber of Commerce, Karachi, Multan, Faisalabad, so on and so forth. All of these people, they are waiting for the direct flights to start. So as soon, Will there be a free visa service also? Because I think you've started something for India. You see, with Pakistan, we are planning to organize visa facilitation centers in Karachi and in Lahore. So step by step, we will be, you know, facilitating visa regime between our countries. Okay. And what is it that is, you know, what are the things that could be traded between both the countries? What is it that specifically is for both countries to trade? You know, when what it kind comes of commodities? Yeah, sure. When it comes to our bilateral trade, I must say that it's a kind of complementary cooperation. Why? You need energy. Energy, yeah. Kazakhstan is one of the richest countries in the world. Oil and gas production. Yes, we have oil, we have gas, we have uranium, we have coal, so on and so forth. Vice versa. We are developing our textile industry. You are in top 10 in the world. Yeah. So we are developing our pharmaceutical industry. You have one of the best pharmaceutical industry in the region. Agriculture, surgical instruments, you know, construction sector, IT sector. There are so many avenues for developing our cooperation. So I do believe the main issue that we need to address is lack of connectivity. Right. As soon as we have direct flights, we will be able to bring our cooperation to a new level. So whenever I meet with business community, I will say that for me, B2B, it is not only about business to business, it is also about billions to billions, and brothers to brothers. Because it is about revival of brotherly relations that we used to enjoy in the past. This is very important. Inshallah. Thank you. Great plans. And we look forward to achieving them. हमारा आज के प्रोग्राम से इतना ही नाजरीन अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए अल्लाह हाफ़िज़.